अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन। जिप से मैं सीधा इधर आया लेकिन जिप जल्दी निकल गई। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? राइज एंड शाइन में खुशामदीद आपको कहते हैं। कराची में कुछ पता नहीं चल रहा है कि सर्दी कब आ रही है। एकदम से 2 दिन के लिए सर्दी खत्म हो जाती है और फिर आज इतनी सर्दी थी कि उठना जरा मुश्किल था। बार बार अलार्म लगता रहा, बजता रहा, लेकिन मैं ना उठ के दिया। लेकिन खैर टाइम पर आपके सामने पहुंच गया क्योंकि आपसे मुलाकात करना बहुत जरूरी है। सबसे जो मोटिवेशन होती है ना शो पर आने की, सुबह उठने की, वो ये होती है कि आपसे बात करनी है और आपको अवेयर करना है बहुत सी चीज़ों के बारे में और आपके साथ ज़रा एंटरटेनमेंट की बातें भी करनी है। हम मुस्कुराते हैं, हम हंसते हैं, तो आप भी ज़ाहिर है मुस्कुरा रहे होते हैं, हमें अंदाज़ा होता है क्योंकि आपका फीडबैक आ रहा होता है शो के लिए बहुत अच्छा। तो आज भी कुछ ऐसे ही होगा कि गुजारा करना पड़ेगा आपको मेरे साथ, क्योंकि नेक्स्ट आवर में नादिया खान भी हमारे साथ होंगी और बहुत कुछ हमने शो पर डिस्कस करना है। लेकिन ये कि सबसे पहले हम ज़रा आपको बता देते हैं कि आज की टॉप स्टोरीज क्या है। तो जनाब, टॉप स्टोरी में सबसे पहली स्टोरी तो हमारी ये है कि PIA पाकिस्तान जो एयरलाइन की निजकारी हो गई है, प्राइवेटाइजेशन हो चुकी है और आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने, आरिफ हबीब ग्रुप ने PIA को खरीद लिया है। और एक यानी बताया ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि एक अच्छी बोली लगी और ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि तकरीबन 100 अरब से ज़्यादा की 135 अरब में ये सारी बात हुई है, डील हुई है। और ये आरिफ हबीब ने भी फिर बात की चेयरमैन ग्रुप ने और उन्होंने कहा कि अब PIA का दोबारा से एक आगाज़ होगा और वो जो हमारे गोल्डन मेमोरीज हैं हम दोबारा रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, PIA में इस्लाहात लाएंगे, बेहतरी लाएंगे। और गवर्नमेंट की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि खुशाइंद है, लेकिन बहुत सी कुछ ऑपोजिशन की तरफ से या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं की तरफ से थोड़ी बहुत उस पर तनकीद भी हो रही है कि जो डील हुई है इसमें शिक़े हैं। इससे मुतालिक बहुत सारी बातें की जा रही है कि भाई ये 700 अरब की जो जनाब लाइबिलिटी है वो ये कहा जा रहा है कि ये तो हुकूमत के ही सर है। फिर उसके बाद इस पर भी बात हो रही थी कि 135 अरब तो ठीक है, लेकिन जो हुकूमत की किटी में जाएगा पैसा एक्सचेकर में जो जाएगा तो वो इसका 7.5% जाएगा और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो PIA की बेहतरी के लिए ही खर्च किया जाएगा। अच्छा, इसमें बहुत सारे कंसर्न्स भी लोगों के थे कि भाई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो है उनका क्या होगा, उनकी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, उनको निकाला तो नहीं जाएगा। तो उसमें यही है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब का कॉन्सेप्ट होगा। जो काम करने का अहल होगा या यूटिलिटी होगा या प्रोडक्टिविटी में इजाफा करेगा वो ज़ाहिर है वो रहेगा। और जो लोग ऐसे होंगे जो कि इदारे के लिए ठीक नहीं होंगे उनको लेकिन बहरहाल ये बताया गया था जो PM के भी एडवाइजर थे प्राइवेटाइजेशन को लेकर कि भाई किसी को 1 साल तक किसी को निकाला नहीं जाएगा और जो पेंशन्स वगैरह उनके मामला भी हैं। तो ये नेटिग्रिटी इसकी जो अब डिटेल है वो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि भाई क्या इससे मुतालिक ये मुकम्मल तौर पर डील हुई है और कैसे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को भी हल किया जाएगा। लेकिन पूरी दुनिया में प्राइवेटाइज ही है एयरलाइंस और कुछ एक दो ममालिक हैं जहां पर अगर नेशनलाइज भी है तो वो प्रॉफिट में नहीं है। तो तरीका यही है कि प्राइवेटाइज करके आप बेहतर गवर्नेंस लेकर आएं और इदारे अपने पैरों पर खड़े हों। तो PIA की निजकारी की हमने बात करनी है और कंसर्न लोग हमारे साथ होंगे, कुछ उनसे हमने जरा डिटेल्स भी इसकी डिस्कस, कुछ सवाल भी हैं जो हमने करने हैं। अच्छा, फिर दूसरी हमारी टॉप स्टोरी ये है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब किया है कैडेट कॉलेज पिटारो में और उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ कामयाबी पाकिस्तान की जंगी ही नहीं, ये इखलाकी फतह भी है। अच्छा, इखलाकी फतह का कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि हम अमन चाहते हैं इस खित्ते में, हम अमन चाहते हैं, एग्रेशन हम बिल्कुल भी नहीं करते, हम रिसीविंग एंड पर हम हमेशा रिटेलिएशन करते हैं और वो रिटेलिएशन इतना भरपूर होता है कि भारत को हम सबक सिखा देते हैं कि भाई आप जरा अपनी लिमिट्स में रहें। तो ये हमारी इखलाकी फतह इस तरह भी है कि हमारी हमेशा से ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात के जरिए मामलात हल हो, लेकिन हमारी मुज़ाकरात की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। अच्छा, उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि आज भी पाकिस्तान मुआशी दबाव समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल का पाकिस्तान उन लोगों के हाथों में तामीर होगा जो शॉर्टकट के बजाय दयानतदारी, बहुत इंपॉर्टेंट चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बात की कि ये जो मुल्क का मुस्तकबिल है, अब ये शॉर्टकट जो लोग इख्तियार करते हैं ना उनके हाथ में नहीं है मुल्क का मुस्तकबिल, दयानतदार लोगों के हाथ में, जाती मफाद के बजाय खिदमत के जज्बे से जो सरशार लोग हैं उनके हाथों में इस मुल्क का मुस्तकबिल है और आसानी के बजाय हिम्मत को जो लोग तरजीह देते हैं
ये चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बात की। अफवाज पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी के मतलब भारतीय हमले के जवाब में मुसल्लह अफवाज ने पेशा वराना महारत और यकजहती के जरिए वाज़े कामयाबी हासिल की। तो खिराज तहसीन पेश किया चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अफवाज पाकिस्तान को, जिस तरीके से भारत को हमने धूल चटाई और शिकस्त दी। अच्छा, तीसरी हमारी टॉप स्टोरी क्या है? तीसरी टॉप स्टोरी यह है कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात की दावत एक बार फिर दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और अब इस दावत का जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से देती है, कल भी हमने इस पर डिस्कस किया था, और उसमें कुछ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तो ये कह रहे थे कि मुज़ाकरात की दावत भी नहीं देनी चाहिए, ये तो स्टेट्समैन है प्राइम मिनिस्टर जो कि उन्होंने दावत दे दी, वरना जो काम कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क के खिलाफ, तो वो डिजर्व नहीं करते कि उनको अब मुज़ाकरात की कोई दावत दी जाए। लेकिन खैर मकदम किया है नेशनल डायलॉग कमेटी ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही रहनुमा थे और वो 9 मई के बाद छोड़ गए थे, तो उनमें से बहुत से रहनुमा एक्टिव है अब, और वो मुज़ाकरात के लिए काफी ज्यादा राह हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेशनल डायलॉग कमेटी उन्होंने बनाई है, और उन्होंने वजीर आजम के उन्होंने खत भी लिखा है वजीर आजम को कि अगर मुज़ाकरात चाहते हैं आप, तो फिर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेकंड कैडर की जो क़यादत है उसको आप पैरोल पर रिहाई शाह महमूद कुरैशी की, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर जो रहनुमा हैं उनकी रिहाई अमल में लाई जाए, ताकि माहौल ज़रा बने मुज़ाकरात को, और वही लीडर्स फिर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें। तो ये मुज़ाकरात की उनकी वज़ीर आज़म की ख्वाहिश या उनकी ऑफर, उसका जवाब किस तरीके से दिया जाएगा, पीटीआई क्या सोच रही है, और ये लीडर्स जो पीटीआई छोड़ चुके हैं ये कितना अपना किरदार अदा कर सकते हैं, इस पर हमने बात करनी है। तो ये हमारी जनाब 3 टॉप स्टोरी हो गई। अब इन टॉप स्टोरीज के बाद हम बढ़ते हैं अपने शो की तरफ, और हमारे शो में बहुत कुछ है। प्राइवेटाइजेशन की बात होगी, जैसे मैंने बताया आपको, उसके बाद कुछ हम बात करेंगे मोइन अख्तर साहब को हम याद करेंगे, और हमारे लेजेंड एक्टर, हमारे लेजेंड मतलब होस्टिंग हो, एक्टिंग हो, मिमिक्री हो, स्टैंड अप कॉमेडी हो, स्टेज ड्रामा हो, मोइन अख्तर साहब का नाम जो है हमेशा पहला नाम है जो कि याद आता है। अच्छा, फिर हम जनाब कुछ फिटनेस की भी बात करेंगे अपने शो पर, और कुछ बर्थडेज भी हैं हमारे कुछ लेजेंड्स की, उनको भी हमने जरा खिराज तहसीन पेश करना है। और एक और आपको स्टोरी बतानी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। पाकिस्तान ने खेलों के मैदान में एक और तारीखी संगे मील उबूर किया, ये तो मैं भूल ही गया था, ये बहुत बताने वाली स्टोरी है आपको। पाकिस्तान की मेंबर कौमी असम्बली सैयदा आमना बतूल ने फीफा की मोअज़्ज़ज़ अदारा-जाती इस्लाहाती कमेटी में तकर्रुरी उनकी कर दी गई है, और मेंबर कौमी असम्बली सैयदा आमना बतूल की तकर्रुरी पाकिस्तान के लिए सिफारती और खेलों के मैदान में एक अहम पेशरफ्त है। तो ये के सीक्वेंस में मैं निकल गया था, लेकिन मुझे बताना बहुत जरूरी था। जो भी अचीवर्स होते हैं और जिनको भी पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, तो उनको बताना, उनकी पिक्चर्स दिखाना कि कौन लोग हैं ये, तो ये जनाब एक बड़ा एजाज की बात है ये पाकिस्तान के लिए। सैयदा आमना बतूल इस वक्त तक फीफा की मुख्तलिफ कमेटीज में पाकिस्तान की वाहिद नुमाइंदा है, और तारीखी तकर्रुरी फीफा की जानिब से पाकिस्तान की इदारा जाती सिब पर एतमाद की तजदीद आलमी फुटबॉल गवर्नेंस में पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार की अलामत है। और पाकिस्तान में फुटबॉल का टैलेंट बहुत है। हम ये हमेशा कहते हैं कि भाई पेट्रोनाइज अगर किया जाए तो पाकिस्तान में लिहारी को देखें आप, ब्राजीलियन स्टाइल ऑफ फुटबॉल वो खेलते हैं, और वो जो बड़ा नेचुरल उनका गेम है, उनको अगर थोड़ा सा ज़ाहिर पैसे दिए जाए, थोड़ा इन्वेस्ट किया जाए, प्राइवेट सेक्टर भी वहाँ पर आए और लोगों का लिवलीहुड और उनको ज़ाहिर करियर नज़र आए, तो फिर हम फुटबॉल में वंडर्स कर सकते हैं, और फैंस बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। तो ये एक स्टोरी थी जो आपको बतानी थी। अच्छा जी, अब हम आगाज़ करते हैं अपने शो का, और ये जो सबने इसकी बात की कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से ये कहा गया कि हम एक बार फिर दावत देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो आए, लेकिन कोई ब्लैकमेलिंग में वो नहीं आएंगे। यानी इस गलत फहमी में ना रहे कि अगर वो मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं तो कोई आप ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे और ब्लैकमेल हो जाएंगे। जो आपके जायज़ मुतालबात हैं उनको सुना जाएगा, देखा जाएगा, और उन पर बात होगा, डेलिब्रेट किया जाएगा, और फिर अगर कोई नतीजा निकलता है तो निकल जाए। लेकिन ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और उनकी जो क़यादत जो लीड कर रहे हैं इस वक्त, वो इस मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो तो ये उस तरह के बयानात आ रहे हैं कि अगर कोई मुज़ाकरात की बात करेगा तो वो गद्दार होगा, हमारी सफ़ों में से नहीं होगा, और बड़ा हार्श उनका स्टांस समझ में आ रहा है। लेकिन एक जो मैंने आपको पेशरफ्त बताई है ना, जो मुज़ाकराती कमेटी, नेशनल डायलॉग कमेटी जो बनाई गई है,
उसमें फवाद चौधरी हैं और दीगर भी रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो छोड़ चुके हैं, वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो। लेकिन जो उन्होंने खत भी लिखा है वजीर आजम को, उसमें बानी पीटीआई का जिक्र नहीं है, उनको छोड़ने का जिक्र नहीं है। पैरोल पर रिहाई का जिक्र तो है, वो शाह महमूद कुरैशी के हवाले से है जी। तो हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने। शौकत साहब, एक बार फिर दावत दे दी है वजीर आजम ने मुज़ाकरात की। आपके रहनुमा हमारे साथ कल भी थे, तो वो तो ये कह रहे थे कि बड़ा आसान है, आप माहौल ऐसा बना दें तो फिर मुज़ाकरात भी हो जाएंगे। आप क्या इस सोचते हैं कि ये हो सकते हैं मुज़ाकरात इस माहौल में, जब इतने हार्श स्टांस लिए हुए हैं और इतना कुछ स्टेक पर लगा हुआ है हुकूमत का भी और आपका भी? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, ख्वाहिशात तो अपनी अपनी जगह के, हमारी तरफ से ख्वाहिश इसलिए नहीं है कि बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है हमारे वर्कर्स के ऊपर, हमारे लीडर्स के ऊपर, और पार्टी के साथ जो कुछ सलूक हो रहा है उसमें तो कहीं मुज़ाकरात की बात ही नहीं हो सकती। लेकिन मुल्क के लिए बहुत लाजमी है। हम सब इस मुल्क के लोग हैं, हम सब इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, और जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। मईशत के साथ आप देखें, सियासत के साथ आप देखें, सरमायाकारी यहाँ से निकल रही है, तो जाहिर है कौन सा ऐसा शख्स होगा जो मुल्क से मोहब्बत करता है और वो कहे कि जी मुल्क खराब हो जाए, ठीक है। जाती ख्वाहिश के ऊपर तो नहीं चलता है ना चीजें। तो इस लिहाज से हमारे बहुत सारे लोग जो है वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि जी रास्ता निकाला जाए, स्पेस दिया जाए पीटीआई को। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत जो है वो कुछ नहीं कर पा रही है, सिर्फ दावे करती है। टीवी पे आके एक वजीर आजम जो है वो दावत दे देता है, लेकिन उनके जो वज़रा हैं वो ऐसी लैंग्वेज, ऐसी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे हम कोई दूसरे मुल्क से आए हुए हैं। अच्छा, नहीं, तो अगर जबान भी थोड़ा चले, सा अगर जबान भी, वो तो हो सियासत में अगर क्या ऐसा करे हुकूमत, क्या आपको लगे कि भाई हुकूमत संजीदा है मुज़ाकरात को लेकर? क्या ऐसे देखिए, दो तीन दो तीन स्टेप्स हैं जो चीजें करे? हैं। देखिए, दो तीन चीजें। एक, सबसे पहली बात तो ये कि मुलाकात से पाबंदी हटाए, क्योंकि अगर आप मुज़ाकरात भी करेंगे ना तो मुज़ाकरात आप कैसे करेंगे? जाहिर है इमरान खान को एतमाद में लेकर ही किया जा सकता है ना। और दूसरी बात ये कि जो अपोजिशन लीडर नामजद किए गए हैं कौमी असम्बली में, सेनेट के अंदर, तो उनकी तकर्री होनी चाहिए। फिर तीसरा ये कि इमरान खान ने तो ऑलरेडी इख्तियार दिया हुआ है चकजई साहब को और सेनेटर मौलाना साहब को, तो अलामा साहब को, तो ये नासिर दो अब्बास साहब। शख्सियात को, तो नासिर अब्बास साहब को, तो ये दो शख्सियात को तो उन्होंने पहले से ही इख्तियार दिया हुआ है। लेकिन हुकूमत अगर संजीदा होती तो चलो पीटीआई के साथ अगर आप बात नहीं कर सकते, लेकिन उनके साथ तो आप कर सकते हैं ना। तो हुकूमत ने अभी तक उनको भी स्पेस नहीं दिया, तो जहां उनको तकर्री होनी थी वो तकर्री नहीं कर रही। तो जानबूझकर हालात ऐसे बनाए हैं कि अब आप देखें ना, कल पीआईए बिक गया, ठीक है, बोझ बन गया था, लेकिन बोझ क्यों बना था? अब वो पीआईए जिसने एमिरेट्स एयरलाइन को बनाया, दूसरों को बनाया, आज वो खुद सिसक सिसक के ये हालत हो गई कि जी बस इसको बेच दो। तो और भी बहुत सारे कौमी इदारे हैं जो आपके ऊपर बोझ बन रहे हैं, और आपने कर्जे लिए हैं, मुल्क के ऊपर कर्जे चढ़ा रहे हैं, मुल्क आप चला नहीं सकते। नहीं, मुज़ाकरात में अगर हम रहे, मुज़ाकरात में रहे, तो ये दो चीजें आपने बता दी कि भाई मुलाकातें उनको खोला जाए, और आपने कहा कि ऑपोजिशन लीडर जो हमने कहा उसको ज़ाहिर लगाया जाए। ये दो बातें हो गई, उसके बाद फिर कोई माहौल बनेगा ऐसे? जी देखिए, कुछ तो चीजें होती है ना, जाहिर बात है इसी से तो माहौल खुलेगा ना। ठीक है, ठीक है। कि और मुल्क, देखिए मुल्क के लिए होता है ना। अगर आप इस तरह मुल्क चलाना चाहते हैं कि आप कहें कि जी सिर्फ ठीक है सरमायाकारी ना हो, टेक्सटाइल मिले ना चले, एक्सपोर्ट ना बढ़े, सिर्फ हमें कर्जे मिले। अच्छा, ये तो माहौल बनाने की बात हो गई, ये तो माहौल के लिए दो चीजें हो गई। फिर मुज़ाकरात में क्या बात करेंगे आप, यानी होगी क्या, एजेंडा क्या होगा? देखिए, एजेंडा तो जब बातचीत शुरू होगी तो एजेंडा नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता ना, ये बहुत सुना है, ये शौकत साहब ने बहुत सुना है, ये बातचीत शुरू होगी, इससे पहले भी हुई थी, कुछ नहीं होता इसका। पहले एजेंडा तय करेंगे और उस पर अग्री करेंगे कि इस पे हमने बात करनी है। ये तो सर ऐसे नहीं होता। देखें, सबसे अहम चीज ये है ना कि हम तो देखिए, हमारा मुतालबा तो है ना कि हमें मैंडेट वापस किया जाए। हाँ, ये बात करें ना, खुल के करें बात।
लेकिन ये मुझे नहीं लगता है कि इस चीज के ऊपर एग्री हो। देखिए मैं बड़ा वो बंदा हूँ, मैं लिगी लिपटी बातें नहीं करता हूँ। ये काफी मुश्किल है, क्योंकि ये लोग जो है ना जिस तरीके से आए हैं, जाहिर है इनको दोबारा तो ना किसी ने वोट देना है, ना दोबारा इक़्तिदार में आएंगे। सही है। तो इस बात ये को तो तो रद्द मुझे कर नहीं दिया, लगता, लेकिन ये तो हमने और आपने दोनों ही रद्द कर दी, दोनों ने रद्द कर दिया। आगे लेकिन मैं इस चीज का कायल हूं कि अगर आपने मुल्क को आगे ले जाना है तो कम से कम एक चीज तो हो जाए ना, कि जो इलेक्शन कमीशन है ये शफाफ इलेक्शन कमीशन आ जाए, गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन आ जाए और शफाफ इंतखाबात के लिए राह हमवार करे। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरी जाती राय है। यानी जो टाइम पे इंतखाबात या मिड टर्म की बात कर रहे हैं आप? देखिए वो तो जब जाहिर मुज़ाकरात होंगे ना तो दोनों जो एग्री करेंगे वो एक अलग बात है। कितना टाइम देते हैं, साल देते हैं, 1-2 साल देते हैं या 3 साल देते हैं, या वक्त पे करते हैं, लेकिन ये तो मुज़ाकरात से बातें तय हो सकती है ना। वैसे बहुत जबरदस्त तो रास्ता निकाला शौकत साहब आपने, बेहतरीन। आज के शो में यही मैं जी फिगर मैं आउट करने की कोशिश कर रहा था कि यानी मुज़ाकरात का आगाज ऐसे हो कि भाई साफ एंड शफाफ इलेक्शन के लिए एक गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन, ये पॉइंट एजेंडा पॉइंट है। ठीक है, यहां से वो बेहतरीन। दूसरा ये कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना वो मिलके जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मिलकर दूसरे पार्टियों को दबा के अपने इक्तदार में आ जाती हैं, ये खाता बंद होना चाहिए। ये इस पे मतलब ये कि सारे पार्टियों को एग्री इसमें तो करना आप सब चाहिए, मिलके भी क्योंकि कुछ नहीं कर सकते, इसमें आप सब तो मिलके भी कुछ नहीं कर सकते। नहीं, मिलके कर सकते हैं, अच्छा, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अगर देखें बहुत सारे मुल्कों के अंदर हुआ है, लेकिन बदकिस्मती है कि हम कोई ना कोई सियासी जमात जो है ना वो मिलकर ये गेम खेल लेती है, इससे मुल्क को नुकसान ही हो रहा है ना। हम देखें हमने 77-78 साल हो गए, अच्छा हमारा शौकत मुल्क साहब, आगे अभी जाएगा। कुछ देर में हमारे साथ होंगे। ये नेशनल डायलॉग कमेटी जो बनाई है ना, फवाद चौधरी साहब बहुत एक्टिव है इसमें, तो वो भी हमारे साथ होंगे। लेकिन उनसे मुताल्लिक एक सवाल आपसे कर लूं। उन्होंने एक खत लिखा है वजीर आजम को और उन्होंने कहा है कि भाई डायलॉग का आगाज आपने बहुत अच्छी बात की है, खुशाइंद है ये, आप पैरोल पर रिहाई दें शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो रहनुमा है। लेकिन उन्होंने बानी पीटीआई की बात इसमें नहीं की है। तो क्या -1 की तरफ ये लोग भी आप समझ रहे हैं कि ये जो अलग लोग हैं जो आपको छोड़ चुके हैं 9 मई में, ये -1 की आहिस्ता आहिस्ता स्नेल स्पेस पे बात कर रहे हैं? इमरान खान को माइनस करके तो वोट कहां से लेंगे? वोट तो इमरान खान का है ना। जो लोग इस बात पे देखिए, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता है, ना फवाद चौधरी सोच सकता है ना कोई और सोच सकता है, क्योंकि उनका वोट कहाँ है। ये सारे लोगों को आप रिहा भी कर दें सबको, तो असल चीज तो वोट है ना। -1 ये तो कोई फार्मूला है ही नहीं ना। देखो ना कोई हुआ है आज तक, ना हो सकता है। ना बेनजीर भुट्टो को हटाया गया, ना नवाज शरीफ को हटाया जा सका, ना ये मजाक है ना। -1 इमरान के बगैर तो पार्टी है ही नहीं। लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ कि देखें, चाहे फवाद चौधरी हो, चाहे इस्माइल हो, इमरान इस्माइल हो, महमूद मौलवी साहब हो, ये कोशिशें कर रहे हैं। और हमारे पीटीआई के बहुत ज्यादा लोग जो है उनके खिलाफ हैं और वो नहीं मानते हैं कि भाई ये तो पार्टी छोड़कर चले गए थे। लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई भी अगर इस मुल्क के अंदर कोई भी कोशिश कर रहा हो हारमोनी लाने के लिए और सियासी डायलॉग बनाने के लिए, माहौल बनाने के लिए कोई भी कोशिश करे, तो आई थिंक उसको वेलकम किया जाना चाहिए। तो आप इसमें अकोमोडेटिव है, आप इसमें। लेकिन बहुत से लोग तो उन्हें गद्दार कहते हैं कि भाई वो गद्दार है, उनका काम नहीं है, और छोड़ चुके हैं वो क्राइसिस में छोड़ चुके हैं, बस वो गद्दार है, आपके जमात के अंदर लोग कहते हैं। सही, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं और जो मुल्क जो छोड़कर चले गए, उनमें फर्क तो है। सही, ये तो फर्क तो खत्म नहीं हो सकता है कि आप मुश्किल वक्त में इमरान को देखे ना। आपको याद है हम सारे पुराने लोग हैं, मैं 96 से हूँ पार्टी के साथ, लेकिन जब ये लोग थे तो इमरान खान ने हमें पीछे धकेल दिया था, इनको आगे लेकर आए थे। इमरान इस्माइल को गवर्नर बना दिया था, फवाद चौधरी वफाकी वजीर था, फैसल वाडा वफाकी वजीर था, और हम जैसे लोग जो शुरू में पार्टी बनाई थी हमें साइड लाइन किया गया कि जी आप खैर है, आप ये लोग बड़े काबिल हैं, ये बड़े एतमाद के लोग हैं। तो ऐन वक्त पे इन सब ने साथ छोड़ दिया ना, तो दिल तो दुखेगा।
लेकिन बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इनका सही जमीर है। जाग जाए, क्योंकि हर इंसान की मजबूरियां होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जमीर अगर आज जागते जा इनका रहे वक्त तो जमीर हालात वाकयात जाग गया को है देखते और हुए ये बहुत कुछ करना बहुत चाहते शुक्रिया हैं तो शौकत साहब, आपने हमें वक्त और पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मौक़िफ़ वो दे रहे थे। तो हमने अब ये बात करनी है फवाद चौधरी साहब से कि वो ये क्या सोचते हैं और उनके जहन में क्या प्लान है। पार्टी तो वो छोड़ चुके हैं, लेकिन छोड़ने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किस तरह वो हेल्प कर सकते हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बैकलैश का भी बड़ा सामना है उनको। तो ये इसी टॉपिक पर जरा हम बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद आते हैं। राइजिंग शाइन में कहीं जाएगा नहीं। जी वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे वज़ीर आज़म की डायलॉग की, जो मुज़ाकरात की जो पेशकश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पीटीआई का मौक़िफ़ क्या है आपने जान लिया। अब एक नेशनल डायलॉग कमेटी है, ये अलग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबका लीडर्स हैं जो कि अभी ज़रा मुतारिक है, और उसमें फवाद चौधरी बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ में भी बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से मसले का हल निकाला जाए और बातचीत की राह हमवार की जाए। तो फवाद चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं फवाद भाई? ठीक ठाक है? बहुत बहुत शुक्रिया जी। इस्लाम में जी वाले साहब, मुझे बताया आपने खत लिखा है, खत में क्या लिखा है आपने प्राइम मिनिस्टर को इस डायलॉग की ऑफर के सिलसिले में? देखिए, पहले तो हमने ये बात अप्रिशिएट की है कि प्राइम मिनिस्टर ने रियलाइज किया है कि डायलॉग ही वाहिद तरीका है आगे बढ़ने का। देखिए ना, सिंपल बात है कि या तो हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट 3 सालों में इमरान खान के सवाल का एक पॉलिटिकल आंसर बना लेती। हुकूमत इमरान खान की अहमियत को ख़त्म नहीं कर सकी और वो ही पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत के लीडर हैं। दूसरी तरफ इमरान खान और पीटीआई जो है वो इनकलाब नहीं ला सके और हुकूमत को नहीं हिला सके, लिहाजा हम एक स्टेलमेट पोजीशन है। ऐसी पोजीशंस में फिर आप अपनी जो पोजीशन है उसको रिव्यू करते हैं, और इसलिए हम ये कहते हैं कि हुकूमत और पीटीआई दोनों ही एक एक कदम पीछे लें, क्योंकि इस सारे जो लड़ाई है उसमें जो पाकिस्तान की मिडिल क्लास है, स्पेशली जो 50,000 से 3 लाख रुपए लेने वाले लोग हैं, उनकी तो कमर टूट गई है। उनको समझ नहीं आ रहा। टैक्सेस जो आप देखिए सैलरीड क्लास के ऊपर इस वक्त 40% के करीब, बल्कि उससे भी ज़्यादा टैक्स जो है लग गया है। इसके साथ फार्मर की कमर टूट गई है। इसलिए पाकिस्तान का पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आना बहुत ज़रूरी है, और वज़ीर आज़म की जो ऑफ़र है वो बड़ी मुनासिब है। लेकिन अब खाली ऑफ़र काफ़ी नहीं है, इसके लिए एक तरीक़ाकार चाहिए। देखिए, तहरीके इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है उसमें कोई ऐसा कद का आदमी नहीं है जिससे बात हो सके, क्योंकि ये सारे लोग जो हैं वो तो ज़ाहिर एक हादसे के नतीजे में आए हैं। इनमें से किसी का इमरान खान पे ना इन्फ्लुएंस क्या होना है वो तो जानते ही नहीं इमरान खान को, इमरान खान उन्हें नहीं जानते। लिहाजा जब तक आप कोट लखपत के जो असीरान हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, हम अपना उमर चीमा साहब हैं, इजाज चौधरी हैं, यास्मीन राशिद हैं, महमूद रशीद हैं, इन लोगों को पैरोल के ऊपर रिहा करें और फिर इनसे आप मुज़ाकरात करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इमरान खान से भी बात कर सकते हैं, जो एक पुराने जांदीदा सियासतदान हैं। अगर सिर्फ आपने, जिस तरह वो पंजाबी में कहते हैं ना कि गोंगलों तो मिट्टी झाड़नी है, तो फिर तो अलग गल है। लेकिन अगर आपने सीरियसली मुज़ाकरात पे आगे बढ़ना है तो फिर इन 5 लीडर्स को आप ये समझते हैं कि ये 5 छोड़ना लीडर बानी पीटीआई को इमरान खान को कन्विंस कर लेंगे मुज़ाकरात पर? क्योंकि अभी तो बानी पीटीआई बिल्कुल इस मूड में नहीं है, और उनकी बहन जो मैसेज करती हैं आलिमा, वो ये कह रही है कि जो मुज़ाकरात की बात कर रहा है इस वक्त ऐसे माहौल में, तो वो गद्दार है उस जमात का, इमरान खान। वो देखिए, हर पार्टी के अंदर एक हॉक्स होंगे, हर पार्टी में डॉग्स होंगे। अगर आप जो पार्टी के अंदर पोजीशन है, अलीमा बीबी की जो बात है, वो अपना एक दबाव रखना चाहती हैं, वो तो देखे ना 3 साल से कह रही हैं कि तहरीक चलनी चाहिए और ये होना चाहिए, बट हो नहीं ना रहा। वो उसकी और वजूहात हैं, ये कि लोग जो हैं वो सिर्फ वोट की हद तक क्यों हैं और सड़क पे क्यों नहीं है, उसकी एक और एनोलॉजीज हैं, वो फिर जो है वो समझने की जरूरत है। बट नॉनदलेस उसको छोड़े, फिलहाल वो अच्छा भी नहीं और है किस बात पाकिस्तान पे के लिए। फवाद भाई आपने सोचा, किस बात पे मुज़ाकरात का है? जैसे अब मिलके बैठे भाई, ऑपोजिशन का डेलीगेशन आ गया, हुकूमत का आ गया, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम हो गया,
फिर एजेंडा क्या है, यानी किस बात पे मुज़ाकरात? ये तो नहीं होगा चाय कॉफी लें और ये वो बात होगी ना, जाहिर है वो किस बात पे बात होगी, आगाज कैसे होगा? नहीं देखिए, सबसे पहले तो आगाज से सबसे पहले किसी भी मुज़ाकरात से, किसी भी बातचीत से पहले एक माहौल का बेहतर होना ज़रूरी है। अगर मैं और आप एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देख सकते, मैं और आप एक बैठ के चाहे तो दूर एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख सकती, तो मैं और आप बात कैसे करेंगे? सही है। लिहाजा पहले तो ये माहौल बेहतर करें, और उस माहौल बेहतर करने के लिए हमारा मानना ये है कि जब आप ये अपना जो कोट लखपत के लोग हैं इनको रिहा करते हैं, उसके साथ जो खवातीन हैं जो बेचारी दर-बदर हो गई हैं, उनको आप जो है वो कुछ सहूलत देते हैं, लेकिन सहारा फादर, देते आपको नहीं हैं। लगता कुछ देने की पोजीशन में ही नहीं है ना हुकूमत? आप मुझे बताएं, कम से कम क्या आपका कम से कम जो डिमांड है ना पीटीआई की, वो ये है कि मैंडेट वापस कर दे। इससे कम तो, ये तो सबसे छोटी डिमांड है ना कि मैंडेट वापस कर दे। इसी पे वो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल, ये क्या बात हुई, ये तो ब्लैकमेलिंग है, कैसे मैंडेट वापस नहीं, कर दे कोई हमारे? ऐसी बात नहीं है। देखो ना, 2000 वो चल, ये बात ही सिंपल बात है। अगर आप बहुत इसको सिंपल टर्म्स में लेना चाहते हैं तो पीटीआई कहती है आप फॉरेन इलेक्शन करवाएं, हुकूमत कहती है जी नहीं हम 2029 में कराएंगे। तो आप 2029 का कह रहे हैं, पीटीआई कह रही है जी आप अभी करा दें 26 में, तो आप 27 में इलेक्शन करवा दें, एंड में 28 में करवा दें, क्या फर्क पड़ता है? अभी शौकत साहब वो हमारे तो साथ तुम- थे, वो यही कह रहे थे कि यानी मुज़ाकरात का एजेंडा ये हो सकता है मुमकिन तौर पर कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और एक आजाद इलेक्शन कमीशन हो, ये स्टार्टिंग हाँ, पॉइंट तो हो सकता है। लेकिन ये तो बात की बात है ना, पहले को सांस तो आए पाकिस्तान को, पहले तो कोई सांस लेने की तो दें लोगों को। यहाँ तो देखे ना, फिर अगर बातचीत नहीं होती और ये मामला आगे नहीं बढ़ता तो उसके नतीजे में फिर एक लॉन्ग मार्च करना पड़ेगा सुहेल अफरीदी को। इनको उसे रोकने के लिए गवर्नर रूल लगाना पड़ेगा, उसको फिर जो है हाई हैंडेडनेस होगी, और पाकिस्तान अगला पूरे साल भी एक प्रेशर कुकर बना रहेगा तो जो आप हम एज ए अफोर्ड नहीं कर रहे। सिंपथाइजर ही, यानी एज एन आउटसाइडर ये किरदार अदा करते रहेंगे, या आपकी कोई सोच है कि भाई दोबारा अगर इमरान खान से मुलाकात होती है तो आप वापस आ जाएं? क्योंकि बहुत ज्यादा बैकलैश है आपके ऊपर, आपको मुझसे बेहतर अंदाजा होगा। अभी शौकत साहब भी कह रहे थे कि पहले इन लोगों को आगे कर दिया, फवाद चौधरी साहब को, इन सबको हमें पीछे कर दिया, हालांकि हमने ये जमात बनाई थी, और फिर वो छोड़ के चले गए 9 मई के बाद। नहीं, यहाँ कोई छोड़ के नहीं गया, ये सारे लोग तो पीटीआई के ही थे और हैं, क्योंकि देखे ना शौकत यूसुफजई साहब वगैरह के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं ना, और इसलिए भी नहीं हुआ शायद कि ये जो सारे दोस्त थे वो कितने इम्पोर्टेंट नहीं थे। तो उन्होंने किया तो ये कि 9 मई और 20 जून के दौरान जो पीटीआई का काडर था, चाहे वो परवेज खट्टक थे, चाहे वो असद उमर थे, चाहे इमरान इस्माइल थे, चाहे अली जैदी थे, या हम थे, तो एक काडर तोड़ने की कोशिश में जो है वो पीटीआई को जो है वो खत्म करने की कोशिश हुई, जो हुई नहीं। और दूसरी बात देखें, बिल्कुल सही बात है, लोग तो 1997 से पीटीआई बनी थी ना, पीटीआई हुकूमत में तब आई जब हम लोग पीटीआई में आए, क्योंकि हम लोगों ने वो स्ट्रेटजीज इंट्रोड्यूस कराई, जो चीजें की कि जिससे हुकूमत बन सके। सिर्फ हाँ अच्छा, वो हाँ ये भी उससे तनकीद नहीं करें पार्टी में। फवाद भाई, वो ये भी तनकीद करें कि आप शाह महमूद कुरैशी को आगे करके उनकी पैरोल पर रिहाई की डिमांड करके आप ये चाह रहे हैं कि बस ठीक है फिर वही लीड करें, क्योंकि कोई फिगर मिल नहीं रही अभी पीटीआई में। तो जब शाह महमूद आ जाएंगे तो इमरान खान की रेलेवेंस थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता बाय द टाइम कम होती जाएगी, ये शायद प्लान है आपका। ये तो सिर्फ वो बंदा बात करेगा जिसको पॉलिटिक्स का पता ही नहीं है। सही। उसकी वजह यह है कि इमरान खान की रेलिवेंस और उनकी इम्पोर्टेंस को शाह महमूद कुरैशी साहब हो, कोई भी हो, कम कर ही नहीं सकता, क्योंकि लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं, वो किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़े हुए, वो किसी शख्स के साथ नहीं जुड़े हुए, वो सिर्फ इस वक्त एक इमरान खान की शख्सियत के सहर में मुब्तला है। और इमरान खान ने जिस बहादुरी और दिलेरी का मुजाहरा किया है, जाहिर है कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो और बड़ी है। सो अल्टीमेटली पाकिस्तान इज नाउ आइदर यू आर प्रो इमरान खान, अगेंस्ट इमरान खान तो खैर बहुत ही छोटा तबका है। तो पीटीआई जब इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स तो इमरान खान की पॉलिटिक्स है। जी जी आप सर, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने वक्त दिया हमें और इससे मुतालिक बात की कि किस तरीके से आगे बढ़ाना है। अच्छा जी, ब्रेक हमने लेना है और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हम प्राइवेटाइजेशन की बात करेंगे। पीआईए की सक्सेसफुली ये हो गई है, अब पीआईए फ्लरिश करती है या नहीं करती, आने वाला वक्त बताएगा। तो इस पर जरा सी बात होगी, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक राइज एंड शाइन में एक बार फिर। और अब हम जरा प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं। वक्त बहुत कम होता है, मुझे हमेशा ये कहते हैं कि बस बात ज़्यादा नहीं करनी, जो टॉपिक है उसमें चले ठीक है जी, ऐसे ही करते हैं। तो जनाब आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने कौमी PIA को 135 अरब रुपए में खरीद लिया है। PIA को खरीद चुके हैं वो। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए बोली के तीसरे मरहले में 135 अरब रुपए की बोली लगाई है और PIA के 75% शेयर्स खरीदे हैं, कामयाबी से हासिल कर लिया। और वो उसके बाद उन्होंने बात भी की, उन्होंने कहा कि PIA को दोबारा से हम अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। तो हमें इस वक्त ज्वाइन किया है खुर्रम शहजाद साहब ने, जो कि फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। तो उनसे जानते हैं कि क्या ये अच्छी डील हुई है और हुकूमत इस पर मुतमईन है या नहीं है। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आपने वक्त दिया राइज एंड शाइन में। मुझे बताएं कि ये तो बड़ा ट्रांसपेरेंसी के साथ बोली का अमल हो गया मुकम्मल, ये वाकई दुरुस्त कीमत है और मतलब ठीक हो गई है सारी डील, क्योंकि इस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात भी आ रहे हैं मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से खासतौर पर। जी सलाम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखिए जी, मेरे ख्याल में तो बहुत मुनासिब कीमत है और बोली कम्पिटिटिव होने की वजह से, यानी कि बोली में ज़्यादा बिडर्स शामिल थे, ज़्यादा इन्वेस्टर्स आए, जिसकी वजह से जो है प्रोसेस के अंदर जो वैल्यूएशन आई वो काफ़ी बेहतर आई है। हमने जो रेफरेंस प्राइस रखी थी वो 100 अरब के करीब थी और जो बोली आई वो 135 अरब के करीब आई, 75% जो है वो शेयर्स के लिए। और अगर मैं इसको टोटल कीमत कहूँ जो कि लगी है 100% शेयर्स की, वो तकरीबन 180 अरब रुपए बनती है। तो ये इस तरह से पॉसिबल हुआ है कि एक तो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस चला और दूसरा कंपेटिटिव प्रोसेस भी था, मुकाबला था इसमें। तो हमेशा आप याद रखें, जब भी मुकाबला होता है तो जो इसमें अल्टीमेट बेनिफिशियरी होता है वो ओनर्स होते हैं, वो कंज्यूमर्स होते हैं, वो कस्टमर्स होते हैं। यही चीज नजर भी आई है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कौमी ये इंस्टीट्यूशन था, इसकी बहुत बेहतर, बहुत अच्छी वैल्यू लगी है और इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी तकरीबन 55 अरब रुपए जो है वो मिलेंगे अगर 25%, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इनिशियली 10 अरब रुपए आएंगे, उसके बाद 45 अरब मजीद आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट पाकिस्तान के पास 7.5% पहले है, उसके बाद 25% भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। तो ये भी मैं क्लियर करता चलूँ कि ये जो कंफ्यूजन है मार्केट में कि जी सिर्फ 10 अरब आएंगे, ये ठीक नहीं है। टोटल जो है वो 55 अरब या उससे ज्यादा आ सकते हैं और वो डिपेंड करता है कि जो नया बिडर है वो जो रिमेनिंग 25% है वो ले लेता है। तो आज की वैल्यूएशन के हिसाब से 55 अरब टोटल गवर्नमेंट पाकिस्तान के पास आएंगे और बाकी का पैसा 180 में से बाकी का पैसा जो कि 125 अरब बनता है वो कंपनी की इन्वेस्टमेंट के अंदर जाएगा, जो कि ओवरऑल कंपनी को डेवलप करने में, रिवाइव करने में जो है बहुत कारगर साबित होगा। सही। अच्छा खुर्रम साहब, ये बताएं कि ये तो प्राइवेट ग्रुप ने खरीदा है और उनको PIA चलाने का तजुर्बा भी उस तरीके से नहीं है, तो क्या ऐसे 4-5 काम है प्रायोरिटी बेसिस पर जो फौरी तौर पर करने की जरूरत है? आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको? और ज़ाहिर हेल्प तो करेंगे ही आप उनकी अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर और प्रोफेशनल्स को ज़ाहिर लेकर हायर करके, तो ज़रा ये बताइए 4-5 चीज़ें क्या हो सकती हैं? दुनिया भर में ऐसा होता है, जो ग्रुप्स होते हैं बड़े, उनको बिजनेस का तजुर्बा बहुत होता है, उनको बिजनेस को बेहतर करने का तजुर्बा बहुत होता है और बिजनेस नए सेटअप करके उनको चलाने का तजुर्बा होता है। तो ये मेरा नहीं ख्याल इतना बड़ा इशू है, क्योंकि दुनिया भर में नए बिजनेसेस आते हैं, लोग नए बिजनेस करते हैं और ये ग्रुप्स है, इन्होंने जो भी बिजनेसेस किए हैं, जो भी 2 ग्रुप्स थे इनफैक्ट, जो भी आप देखें बिजनेसेस किए हैं वो नए एरियाज में गए और उसमें उन्होंने बेहतरी की है, पुराने कंपनी को लिया है और नया किया है, बेहतर किया है। तो ये जो सोच है, ये कोई तजुर्बा नहीं है, तो ऐसा दुनिया में नहीं होता। हमेशा कोई चीज पहली बार भी होती है और इस चीज की जरूरत होनी चाहिए कि क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, क्या उन्होंने नए बिजनेस सेटअप किए हैं या पुराने बिजनेस को बेहतर किया है, तो वो सब इन्होंने किया है और पाकिस्तान के बड़े ग्रुप्स हैं, बड़े नाम है। अच्छा ये भी बताएं कि जब भी कोई चेंज आता है और खासतौर पे जब प्राइवेट सेक्टर में राइट मैन फॉर द राइट जॉब होती है, गवर्नमेंट में ज़रा उस तरीके के स्टैंडर्ड्स मीट नहीं किए जा रहे होते, तो ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हैं या यूनियंस काम कर रही हैं, उनको भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके कंसर्न्स हैं कि पता नहीं निकाल तो नहीं दिया जाएगा, फिर पेंशन्स के मामलात हैं। तो
इसमें क्या यकीन दहानी कराई गई है? उनको कोई रिलीफ मिलेगा या उनको तो कोई प्रॉब्लम में वो तो नहीं आएंगे हॉट वाटर्स में? ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक। अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में है। ऐसा कुछ कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है। चीजें जो है ऑलरेडी तय पा गई हैं। और दूसरी बात यह है कि जो है ये जो अब कह रहे हैं इसमें 1 साल के लिए वैसे भी जो है बिडर किसी को नहीं निकालेगा, ना किसी को जो है वो किसी तरह की कोई चीज होगी जो उसके रोजगार पेश हो। हाँ, 1 साल के बाद बिल्कुल उसका हक है तो देखें कि कौन परफॉर्म कर रहा है कौन नहीं कर रहा, तो उस हिसाब से वो अपना डिसीजन ले। लेकिन 1 साल तक जो नया बिडर नया इन्वेस्टर आ रहा है वो किसी को नहीं निकालेगा। अच्छा, इदारों का ज़ाहिर हाल है, इसमें एक और इदारा है स्टील मिल का इदारा, और वो भी एक तो अब तो खैर बंदी हो चुका है वो, और बड़े खसारे में वो जा रहा था। और एक ज़माने में ये भी बात हो रही थी कि जो PIA खरीदेगा उसको बंडल ऑफर के तहत स्टील मिल भी दे दी जाएगी। तो क्या आप आने वाले वक्त में स्टील मिल्स के बारे में भी कोई फैसला होगा? कोई बिडर्स आएंगे या प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा? वो भी कोई प्लान है ऐसा? देखिए जी, पाइपलाइन में तकरीबन कोई 24 इदारे हैं और 24 इदारों में जो है बिजली की कंपनियां भी हैं, बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भी हैं, उसके अलावा एयरपोर्ट्स भी हैं, उसके अलावा जो है बैंक्स भी हैं कुछ। तो काफी सारे बड़ी अच्छी लिस्ट है। 2 हो गई हैं और एक बड़ी थी ये हुई है। इसकी वजह से लगता है कि मोमेंटम आगे और बनेगा और इन्वेस्टर प्राइवेटाइजेशन की तरफ मजीद आएगा। तो यानी इसका मतलब यह है कि स्टील मिल्स की बहुत जल्द हम देख रहे हैं कि निचकारी हो रही है? नहीं जी, उस पर कुछ और प्लान है, और क्योंकि वो स्टील मिल तो बंद है और उसके लिए तो जो है प्राइवेटाइजेशन का अमल नहीं है उस तरह से। लेकिन बाकी बहुत इदारे हैं, क्योंकि स्टील मिल का तो अब जो है वो पुरानी हो चुकी है, उसके जो मशीनरी है वो उस तरह से काम की नहीं है। उसकी जमीन है, उस पर कुछ जो फ्री जोन हैं उस तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। बाकी कंपनियां हैं अच्छी बड़ी जो कि जो है वो जाएंगी। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि यूटिलिटी स्टोर देख लें या पास को देख लें, ऑलरेडी बंद किया जा गया है। बंद करने का जो है वो डिसीजन लिया गया है। कुछ कंपनियां बंद होंगी, कुछ डिजॉल्व हो जाएंगी, कुछ आपस में जो है मर्ज हो जाएंगी, कुछ जो है वो प्राइवेटाइज होंगी, और इस तरह से जो भी गवर्नमेंट बिजनेसेस में उसमें से निकलेगी। जी, बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद हमारे साथ थे, फाइनेंशियल एडवाइजर, और PIA एक्विजिशन से मुताल्लिक बात कर रहे थे। अब हम एक ब्रेक हमने लेना है, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अपने लेजेंड मोइन अख्तर को हम याद करेंगे। उनकी बर्थडे है आज, और इसके साथ साथ फिर हम कुछ फिटनेस की भी बात करेंगे, और नादिया भी हमारे साथ होंगी। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहें राइज एंड शाइन। हमारे लेजेंड भाई क्या कहने, और दुनिया भर में मशहूर मोइन अख्तर। और आज मोइन अख्तर को ज़ाहिर हम याद कर रहे हैं, तो कौन हो सकता है? नादिया भी तो आ गई हमारे साथ। नादिया भी आ गई हैं, पहले घंटे में नहीं थी नादिया। बिल्कुल, अब दूसरे घंटे में मैं हूँ, और बहुत इंटरेस्टिंग अभी जो है कन्वर्सेशन गपशप होने वाली है। लेकिन मोइन अख्तर को हम याद कर रहे थे, हर बात वहाँ से शुरू होगी, खत्म होगी आज की उनकी सालगिरह। बिल्कुल। अच्छा, कौन बेहतर शख्स वही हो सकता था मोइन अख्तर को याद करते हुए जिन्होंने उनके साथ बहुत वक्त गुजारा, यानी पूरी दुनिया में शोज किए, फिर सचमुच जैसा एक जबरदस्त ड्रामा, कॉमेडी ड्रामा जो लोग अभी तक याद करते हैं, हर जगह वो साथ साथ ही, और बस एक ऐसा कॉम्बो था दोनों का। कॉमेडी का एक अलग ही एरा था, और वो जनरेशन जो मैं कहती हूँ हमारी तरह जो खुश नसीब है जिन्होंने देखा इनका काम, बिल्कुल वो उसकी वजह से जो हम कहते हैं ना हमारा ह्यूमर अच्छा है, हमारा विट अलग है, वो इसलिए क्योंकि हमारे उस्ताद और हमारे बड़े इतने कमाल कॉमेडियंस थे कि हमने उनसे सालों साल उनका काम देखा है, तो इतना सा हम सीख पाए हैं, बिल्कुल ऐसे। इतना सा भी। लेकिन आगे जनरेशन से वो इतना सा भी नहीं सीख पाएंगी, क्योंकि आप उस दौर में नहीं थे। और जिन्होंने सबसे ज्यादा मोइन अख्तर से सीखा है वो जनाब है फैसल काजी, जो उनके हमेशा साथ रहे, अभी भी हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं, एक्टर हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन, और उनका पॉडकास्ट भी बड़ा कमाल चल रहा है, और एंकर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच, आप लोगों को बुलाया। सिखाना तो वो बहुत से लोगों को चाहते थे, लेकिन कुछ कम लोगों ने सीखा। बाकी क्या कर रहे थे? साथ तो होते थे, बाकी नकल कर रहे थे। हाँ, ये प्यार से जिसे सिखाया उसने सीख लिया। नहीं, सिखाने वाला हमेशा डांट के सिखाता ही, बता दूं आप। अब समझ आई? प्यार से नहीं सिखाता। समझ आई? प्यार से समझ तो समझ ही नहीं आती ना कभी। सही बात। प्यार से कौन समझाता है? मैंने जितनी डांट 3 लोगों की खाई है, वो मैं खुश नसीब हूँ। अतर शाह खान साहब,
अमीर इमाम साहब और मोइन भाई, ताजदार आदिल साहब भी शामिल हैं। तो मैंने बहुत डांट खाई है, और इवन मुझे इमाम साहब को तो अल्लाह राज़ी हो उनसे, मुझे तो वो सोफ़े के नीचे बैठ के और सोफ़े के नीचे जा के सिखाते थे कि देखो ऐसे करना है, वहाँ से आओगे और ऐसे देखो यूँ नीचे जाओगे और देखो यहाँ से डायलॉग बोलना शुरू करोगे, ये निकलोगे तो भाई ये पूरा हो जाना चाहिए। अब सर एक इंसान जिसने कभी कैमरे का मुंह नहीं देखा, वो ये सब देख तो रहा है, लेकिन फिर वो सोचा मैं करूं कैसे, वो पीछे तो मोइन भाई खड़े हैं। ये सचमुच की बात हो रही है। और वेरी सेकंड एपिसोड, वेरी फर्स्ट सीन ऑफ माइन, और मैंने फिर वो की कोशिश तो ज़ाहिर करना तो थी यार, क्या करते फिर ना करते, मरता क्या ना करता। बिल्कुल, और जमाने में शागिर्दी मस्ट होती थी, आप किसी ना किसी से किसी के शागिर्द होते ही थे। जाहिर है अब ऐसा नहीं है, अब ये कि जो कुदरती तौर पे चल रहा है, हाँ भी ले आओ उसको चैनल पे ले आओ, कोई वक्त नहीं देना चाहता सिखाने के लिए, और सीखने वालों का भी पेशेंस नहीं। मैं प्यार इस सेंस पे कह रहा था कि एसोसिएशन थी, डांट में भी वो ये चीज थी, मुझे सिखाना है, मोहब्बत वो बेसाब इतनी ज्यादा कि देखें मोइन भाई के जाने के बाद काम, एक तो मैंने भी थोड़ा सा ज़ाहिर है मैं अपने बिल्कुल इस कैफियत में नहीं था, काफ़ी अरसे अपनी कैफियत में नहीं रहा, और उसके बाद फिर लोग पता नहीं किस कैफियत में चले गए, मुझे ही बाहर कर दिया। तो बात करेंगे उन कैफियत के आगे चल के। 200 से ज़्यादा एपिसोड हुए, 250 तकरीबन 250 एपिसोड्स हैं, और वो इस तरह थे कि हम जब मैंने पहली बार अमेरिका गया हूँ मोइन अख्तर शो में, तो मैं तो डरा हुआ था, और नादिया यकीन कीजिए मैंने रास्ते में मोइन भाई से एक सवाल किया, जिस पर सज्जाद अली हमारे साथ मौजूद, उसको सलामत रखे, बहुत मजाक मेरा बना। ज़ाहिर है मैंने एक सवाल बड़ा इनोसेंट सा किया था, वो बहुत सच्चा सवाल था मेरे तौर पर। मैंने कहा मोइन भाई वो वहाँ पे पब्लिक उर्दू समझती है? अब मेरे जहन में अमेरिका का तो वो कहने लगे नहीं, अरे तुमने अंग्रेजी में कुछ याद नहीं किया? मैंने कहा सर मैं तो अंग्रेजी में कॉमेडी तो नहीं कर सकता। अरे यार तो पहले क्यों नहीं? अब पूरा जहाज शुरू हो गया कि ये सीरियस कर दो इसको। और यकीन कीजिए पूरा JFK, मतलब मुझ सबको टेंशन थी इमिग्रेशन ऑफिसर से बात करनी, मुझे कोई टेंशन नहीं थी, टेंशन थी कि यार सुनाऊंगा क्या। सही बात है। और मेरे आंसू आ गए जब तो प्रोमोटर साहब आए, मोहम्मद इदरीस, अल्लाह उनको गनी रहमत करे, कहने लगे यार खान साहब क्या कर रहे हो, रात में शो है यार, कहाँ उसको लगा दिया यार, पागल है यार। अब यार सब सुन, और भाई अंग्रेजी बोलना भी मत, सुना देते हैं बातें। सही बात है। तो फिर वो वहाँ से जो है पता ये चला कि सचमुच ड्रामा लोग अपनी शॉप्स पे क्लोज का बोर्ड लगा के देखते थे, ये बात है, जब वो चलता था। बिजनेस यानी अपना बंद कर। ओ हो सर, मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं मोइन भाई का कर्टन रेजर रहा हूँ। जब शो शुरू होता था तो वो कहते थे कि यार इसको भेजो, मतलब जाहिर है सबसे छोटा ही होता है ना, अगर बेटा पाना लिया, 10 का पाना लिया बेटा, वो छोटा मैं सही। तो मैं जाकर मुझे ये बताएं कि फैसल आज के ज़माने में वो स्टाइल ऑफ कॉमेडी, उसका क्या सीन होता? अगर अभी वो शोज चल रहे होते, वो हीरे लोग हमारे साथ अभी मौजूद होते, तो क्या होता? इस वक्त, इस टाइम एंड एज में कितना डिफिकल्ट होता? उनकी कॉमेडी के सीन में आज अगर वो होते तो मीम आ चुका होता, जगह जगह पे मीम चल रहे होते, सीन ना मीम्स चल रहे होते ना। सही बात है, मीम। तो मैं देखें कॉमेडी नादिया, मैं आपको बताऊं, मैं अनफिल्टर्ड काजी पे बैठ के वही मजाक कर रहा हूँ, वही मजाक कर रहा हूँ जो मेरा अंदाज है, जो मैंने सीखा, उस पर लोग हंस रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाके देख लें मेरे यूट्यूब पे, मैं नहीं करता, मैं नहीं वही तो देखना चाहते हैं लोग, जब भी तो हंस रहे हैं लोग, वही महज़ब कॉमेडी। गलत तासुर है ना यार। बात वो ना कि वो आपका एक पॉडकास्ट, एक पर्सनल एक चीज है, अब जो टीवी पे अगर ये चीज जाए वहाँ कितना मुश्किल है, और वहाँ की रिक्वायरमेंट और वहाँ की ऑडियंस, क्योंकि वहाँ तो फिर हर तरह का ट्रोलर और हर तरह का व्यूअर आ रहा है। आज भी अनवर और भाई, उसको हर चीज को जो है खराब करना। अनवर भाई अगर आज भी लिख दें, अगर आज भी अनवर भाई लिखेंगे, आप यकीन कीजिए वो भी उसी तरह मिलियंस में जाएगा जिस तरीके से। मेरा इसमें सवाल है फैसल भाई, अनवर भाई ने लूज टॉक किया और उमर भाई ने, यानी उमर भाई का, मोइन भाई ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसमें, पता नहीं कितने कैरेक्टर्स कर दिए। आपने भी यानी ट्राइड एंड टेस्टेड आप भी रहे, अनवर भाई ने आपको चेक किया, मुशायरे बहुत सारे आपने किए, गेटअप्स करके उनकी तहरीर को आपने और बढ़ाया, आइसिंग ऑन द केक भी की। लेकिन
अनवर भाई ने आपको क्यों नहीं दिया लूज स्टॉक मोइन भाई तो के उनसे बाद? पूछे पास द टॉर्च मैं- कि आप कैरी ऑन कर सकते थे, शो तो चलता रहता, हम तो देखना चाहते थे। देखें बात यह है कि मोइन भाई इतना मौजूआत, एक तो मौजूआत अनवर भाई ने कोई मौजू नहीं छोड़ा, एक बात मोइन भाई ने कोई टोन नहीं छोड़ा हमारा। अब एक बात समझ लें, देखें एजाजी तौर पे तो ये बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन सच के तौर पे जो हकीकत है उसके तौर पे मोइन अख्तर एक ही था, वो इंसान एक ही देखा मैंने। यकीन कीजिए वो गला अब दोबारा बन नहीं सकता, अल्लाह ताला महदूद नहीं है। वो गला जिससे 100 से ज़्यादा आवाज़ें निकलती थी, 500 आवाज़ें निकली और लोगों ने देखा, वो अब नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम मोइन जी, मैं बस भाई, ये वो कह रही बात कि सही है अपनी देखिए, जगह। टीवी तो चलता रहा, शो मस्ट गो ऑन। कम हाँ, शो मस्ट गो और ऑन। दूसरे लोगों को भी मौका मिलता कि वो भी आके जो है अपना मतलब टैलेंट दिखाते। आप जैसे तो और हो हम चुका है, वो अच्छी देख चुके हैं comedy talent देखते आपका। रहते। हम देखिए, अनवर मकसूद साहब का काम देखना चाहते थे, आपका काम देखना मैं चाहते आपके हैं। तवज्जुह से इतना कह सकता हूँ कि मुझे अगर मौका मिलता है, अगर मुझे मौका मिला होता या मिले तो मैं काम करने के काबिल हूँ। मैं काम किसी जैसा नहीं कर सकता, मैं अपनी तरह ही, अल्लाह का शुक्र है, मैं थोड़ा बहुत काफ़ी हूँ, वो बहुत है। तो वैसे शोज क्यों नहीं है? क्यों नहीं, टीवी पे हाँ, क्यों नहीं है? सबके जहन में सवाल Figure है, out क्या- किया कभी कि पहले क्या वजह जैसे है, वजह shows, क्या है? पहले जैसे कॉमेडियंस, पहले जैसी कॉमेडी क्यों नहीं है? आप मुझे एक बात बताइए, मुझे आप बुलाइए, मुझे आप एक टास्क दे दीजिए, मुझे आप कहिए कि मुझे शो करना है, जो कि आज से 2 साल 2.5 साल पहले GTV ने मुझे कहा कि मुझे वहाँ के जो मालिक थे निसार मेहदी साहब, मुझे उन्होंने कहा कि यार वो शो चाहिए तुमसे जो तुमने जियो पे किया, जो तुमने ARY पे किया, मुझे वो शो चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तो इस तरह मैंने एक पेपर पे यूं करके लिखा और नाम लिख के दे दिया। मैं कहा सर ये हो सकता है अगर आप चाहें तो। उनको वो पसंद आ गया, वो शो 1.5 साल चला, 50 एपिसोड हमने किया, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया। और देखें बात हमारे यहाँ अफसोस के साथ तमाम सवालों का जवाब में एक जवाब में जो मैं अवॉइड कर रहा था, हमारे यहाँ ज़ाती पसंद अब ज़्यादा ऊपर हो गई है। जो इंसान आपको आसानी से पसंद आ रहा है वही नज़र आ रहा है। पहले क्या था, जो दिख रहा है वो बिक रहा है। जिसमें टैलेंट और है वो आगे जिसमें आ रहा है। टैलेंट है, जो जिसको जी। लोग पसंद करते हैं, अब जो उसको लेना पसंद मजबूरी है, बन जाता था कि ये तो लेना अब ही जो पड़ेगा। पसंद है वो दिख रहा है, फेवरेट्स हैं, बस। लीग है, उस लीग में आप हैं तो जी। काम मिल रहा और है ये उस जो लीग और में ये नहीं। किसकी बात है, किसको पसंद है? मालिकान को, जो वो प्रोडक्शन directors हैं, के जो producers आप हैं, हेड plus- हैं, चैनल हेड हैं, मैं ये नहीं कहता हेड हैं, कि मुझसे लोगों को नफरत है, मैं ये नहीं क्योंकि कह ये रहा। लोगों की पसंद की बात नहीं हो रही, जी, ये जी, जी, दूसरे जी। लोगों की बात हो रही है। सोशल मीडिया पे लोग मुझे सिर्फ मुझे दुख इस बात का होता है कि जब कमेंट सेक्शन में जाके लोग कहते हैं ना यार कहाँ हो? कहाँ है, यार, यही किधर सवाल हो? होता होगा, अरे कहाँ काम है? नहीं कर रहे, अरे कहाँ थे, अरे इतना अच्छा लगा, तो दिल मचलता है कि यार मैं तो तेरा यही शुक्र है। हूँ। मेन स्ट्रीम पे वहाँ लेकिन क्यों नहीं? इनके ख्वाहिश के मुताबिक मुझे लिया अल्लाह ताला, मैं अल्लाह से ही कह सकता सही हूँ, बात लेकिन मैं किसी और से नहीं कह सकता। तो टीवी चैनल में 24 घंटे हैं, आप नोट करें कि ड्रामे के अलावा क्या चल रहा है, 24 कितने घंटे- शोज हैं, शोज कितने हैं, शोज मर गए, शोज मार दिए गए, गला घोंट दिया। 24 घंटे में से खत्म। अगर 25 मिनट फैसल काजी आ जाएगा तो क्या मुश्किल हो जाएगी? कोई मसला तो नहीं नहीं, है। आपके प्रोग्रामिंग में होने चाहिए दिन के 2-3 घंटे के शोज के हैं। मतलब वो यही कह रहे हैं ना नादिया कि हम उन्हें भी उस नहीं पे बात समझ आ कर रही है रहे हैं। बात, ये- हमें तो ये- समझ नहीं आ रही, I don't उन्हें खुद ये get it. समझ नहीं आ रही कि क्यों उनको यानी उस तरीके मतलब से हमारे बनाते हैं। शोज, हमारे कॉन्टेस्ट क्या कहते हैं, हमारा जो टैलेंट है, हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं, वो तो बाहर कॉपी हो रहे हैं। जी, अब जी। अगर हम कपिल शर्मा शो की बात करें, वो आपने मुझे ध्यान उसमें- दिलाया था, आपको याद है आपने शो में जो बुलाया जी, था, जी। कहने लगी ओहो आपका शो तो कपिल शर्मा कर रहा है। मैं गफ्फार जट दोरा जी करता था, बिल्कुल सही, 2006 बिल्कुल में। सही याद मैंने है तो ये यहाँ देखा था। वो जी। कुमार जट 42 की कुमार franchise हाँ, थी, बिल्कुल सही। और वो सलमान इकबाल साहब ने लिया था और मैं हज पे था, मुझे वहाँ उनकी कॉल आई थी, वहाँ मेरी बात हुई थी, अल्लाह उसे खुश रखे। लेकिन मैं आज कहता हूँ सलमान साहब, अगर आपके दिल में थोड़ी बहुत अगर गुंजाइश निकल सकती है तो एक दफ़ा मुझे बुला के बात कर लीजिए, शायद कोई बीच का रास्ता निकला और मैं आपसे माजरत कर लूँ किसी क्यों, बात कोई का। नाराज़ है आप आपसे? पता नहीं, शायद ऐसा लगता ये है। कैसे? ARY पे मैं पिछले 11 साल से नहीं हूँ, मैं क्यों नहीं हूँ मेरी समझ में नहीं आता। हालांकि ARY यकीन कीजिए ये कोई एहसान नहीं है, मेरे लिए एजाज़ की बात है कि ARY जब पेपर पे था तब भी मैं उसके साथ था। मैं पहला अनाउंसमेंट मैंने किया था ARY फैमिली चैनल के नाम से। मोइन भाई की भी जरा बात हो रही है ना, तो आपने पूरी दुनिया भर में शोज किए स्टैंड अप कॉमेडी, जी। वो जो स्क्रिप्ट, उस बहुत सी मैंने आपके देखे इंटरव्यूज में, आपने कहा कि स्क्रिप्ट हमने एट द निक ऑफ द टाइम भी बनाया है कभी कभार, और उसमें पंच डालना, मोइन भाई ने कहा यार तू डाल दे फैसल, देख ले,
वो और उस पर इतना ट्रस्ट उन्होंने किया और वो हिट भी हुआ, वो क्या क्या एक्चुअली गुजरा यार? मैं ना मैं को राइटर तो हूँ नहीं, साफ बात, लेकिन क्योंकि जब एक एंटरटेनर होता है ना तो वो इतना पढ़ लेता है राइटर्स को या देख लेता है, सुन लेता है कि उसके दिमाग में कुछ जमा हो जाती हैं चीज़ें। फिर अगर वो किसी टॉपिक पे बैठ के सोचता है तो फिर उसको चीज़ें कुछ मिल जाती हैं। यही कुछ हुआ था एक दफ़ा 2009 में सिंगापुर में मैं और मोइन भाई चले गए। वो अनवर मकसूद साहब का शो था एक्चुअली। उनका पासपोर्ट यूके एम्बेसी में सिक्योरिटी के लिए फंसा हुआ था, तो कह लेंगे तुम दोनों जाके शो कर दो, ये मेरा शो है। ठीक है। ये नहीं बताया कि असल बात क्या है। वहाँ मैं ये समझा कि शायद कोई लाहौर से आर्टिस्ट होगा, वो वहीं आ जाएगा, सिंगर हम समझ रहे थे शो होगा। बिल्कुल। वो भी यही समझ रहे थे कि कोई कराची से कोई आर्टिस्ट होगा, वहाँ पहुँचा हुआ होगा या वहाँ आ जाएगा। जब वहाँ गए हैं और ऑडिटोरियम विजिट किया है तो पता ही चला बैकड्रॉप पे लिखा हुआ अ नाइट विद मोइन अख्तर, और पूरा मतलब पूरी नाइट उनके साथ थी। कहने लगे कोई आर्टिस्ट कौन? कि आर्टिस्ट कोई नहीं है, आप दोनों। अब क्या करें? अब उस वक्त तो कुछ नहीं बोले। 700 का ऑडिटोरियम और हम ये पता कि अगले दिन ये पूरा सोल्ड आउट है, भरना है इसको। तो हमने 2.25 घंटे करना क्या है, 20 मिनट मेरे पास थे 2 घंटे और वो अपनी कॉमेडी और गाने भी नहीं हो सकते, गाने भी कोई म्यूजिक 15-20 मिनट निकल जाए। सही। कहने लगे बेटा खाना वाना छोड़ो, होटल चलो, चल के बैठो। बैठे बेटा भी भूख उड़ गई जाहिर है। हम होटल चले गए तो कहने लगे जो निकल सकता है निकालो, मैं बैठता हूँ अपने कैसेट याद करता हूँ, जो मुझसे याद हो सकता है मैं वो करता हूँ। सही है। और बेटा कल इज्जत की बात है, कुछ करो, कुछ भी लिखो, कहीं से भी निकालो, किसी का भी चोरी करो, चाहिए मुझे। सही है। उस पूरी रात हम बैठे, सुबह 4 बजे तक एक 1.5 सफ़ा हमने कुछ लिख लिया, लाइनअप कर लिया और वो चल गया। और वो ऐसा चल गया कि मोइन भाई कहने लगे, मैंने कहा वो आप बताइएगा नहीं कि मैंने लिखा है प्लीज़। कहने लगे बेटा अगर बुरा हुआ तो मैं तेरा ही नाम लूँगा। सही बात है। अच्छा, अब कमिंग बैक टू कपिल शर्मा शो, जो बड़ा इंटरनेशनली पॉपुलर है, और उसमें मुझे बहुत कभी कभी कुछ जोक्स सुने हुए लगते हैं कि जैसे ये तो हमारे बहुत ज्यादा, कभी कभी नहीं, बहुत दफा कि सुने हुए हैं कि पुराने हमें जो हमारे लेजेंड्स हैं उनका काम याद है। कैरेक्टर्स, और वो कैरेक्टर्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेल्स प्लेइंग फीमेल, ये तो मोइन अख्तर का कॉन्सेप्ट, हमारा कॉन्सेप्ट। मोइन अख्तर, उमर शरीफ, देखे उमर शरीफ, उमर साहब, तो ये तो हमारे थिएटर में था कि ये लोग जो फीमेल गेटअप के साथ बिल्कुल अलग तरह के मजाक कर जाते थे जो इतने मजे के होते थे, और वही कॉन्सेप्ट आपने कॉपी करके कपिल शर्मा शो बन गया। और फिर उनकी टीम में पाकिस्तानी महल बहुत, उनको एडवाइस भी एक टाइम पे ली जाती थी कि जी आप जोक्स लिखिए, नसीम विक्की, तो वो उनके साथ थे भी। तो मुझे बताएं कि हम क्यों नहीं, फिर अगर हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारी चीज़ है, हम क्यों नहीं ऐसी चीज़ को बना पाते? देखें उनके पास जहाँ तक सवाल है, अगर हम बात करें कि शो का कंटेंट, उनके पास 6 से 7 राइटर्स होते हैं, प्लस उनके पास रिहर्सल बहुत मजबूत होती है। लेकिन ये बात एक अलग है कि उसमें नकल होती है या उसमें कोई कंटेंट शामिल होता है, हमारा है किसी का भी, लेकिन उसमें मजबूती बहुत होती है यार, उसमें रिहर्सल बहुत होती है। नकल के लिए अक्ल और बजट की जरूरत है। प्रोडक्शन बजट भी चले बाद में आ जाता है, पहले तो हम बात कर रहे हैं ना कि कंटेंट कैसे बन रहा है और कैसे देखा जा रहा है। बिल्कुल। उसकी वजह कि गेस्ट भी जो आ रहा है ना वो भी रिहर्सल कर रहा है। नादिया देखिए ना, वो गेस्ट की, वो भी रिहर्सल कर गेस्ट रहा का है। कैलिबर, आपके प्रॉप, चीजें, मार्केटिंग, सारे में आ गया। हमारे पास तो 13 के बाद सेलिब्रिटी खत्म हो जाता है। सही बात। हमने बनाया अच्छा, कभी क्रेडिट दिया कपिल ने, कोई कॉल की हो कि यार हम ये कर रहे हैं और हमें? नहीं, मुझे क्यों देगा क्रेडिट? फिर भी बहुत सी चीजें ऐसी उठाई ना मोइन भाई नहीं, की, वो तो ये यार आपकी- भाई देखें ARY पे हमने सेटअप सलमान ने किया गफ्फार जरदोरा जी के नाम से, वो उस वक्त वो चला। अब उस वक्त भी वो चल रहा था इंडिया पे एक उसी जैसा, उन्होंने बीच में उसकी खिड़की खोल दी थी। बिल्कुल। हालांकि उसका कॉन्सेप्ट नहीं था, तो फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसा है वैसे ही रहेगा। बिल्कुल। ठीक है ना, आप कितने भी फ्रेंचाइज आप देख लें फास्ट फूड की, वो भी एज इट इज ही है ना, पूरी दुनिया में कहीं भी देख लें। तो उन्होंने वहाँ से बंद कर दिया, तो सलमान साहब ने उसको पाकिस्तान से शुरू किया और उसके 4-5 लोगों को ऑडिशंस के लिए बुलाया। मेरा भी ऑडिशन हुआ था, मैं उनको बेहतर लगा तो हमने वो शुरू किया। पहले करते थे, 80 एफर्ट्स होती थी, प्रोग्राम्स की, 80 शोज में प्रोग्राम्स इन्वेस्ट की। होता था, कॉन्सेप्ट पे काम होता था। अभी जो इस वक्त शोज चल रहे हैं उसमें आपको कौन सा वाला खुद से फनी लगता है या कोई इंटरेस्टिंग लगता है? मुझे ताबिश का काम अच्छा लग रहा है, अच्छा कर रहा है, जेन्युइनली कर रहा है और ओरिजिनल है उसका अपना एक हाँ, स्टाइल है। बनावट नहीं, बनावट नहीं।
सही। बस थोड़ा सा काबू करके करें। और वो मुझे एक चीज अच्छा से याद आ गई, हाँ अच्छा गिनती भुला दी, हाँ। गिनती वाला गिनती वाला याद है? जी मैं वो क्या क्या वो सुनेंगे आप मुझसे? क्यों नहीं सुना है? ये बॉयज के जो है ना ये नहीं वो Secret है क्या? ऐसा नहीं। नहीं सीक्रेट मुझे बताएं, मुझे क्यों नहीं पता? बहुत इनिशियली था वो कि शादी हुई किसी की तो वो शक्की खातून थी, तो वो घूंघट जैसे उठाया उन्होंने, कहने लगी तो वो कहने लगी कि देखो, वो आदमी शक्की थे, सॉरी साहब शक्की थे, कहने लगे देखें आपकी मेरी आज पहला दिन है, हम मिल रहे हैं, ठीक है आप मुझे आज ही बता दें, अगर कहीं रिश्ता रहा हो आपका, कोई मंगनी वंगनी रही हो तो आज ही बता दें, मैं अच्छे मूड में हूँ, आज माफ़ कर दूंगा, अब बाद में पता है मैं छोड़ूंगा नहीं। तो वो चुप बैठी रही बेचारी। तो 4-5 दफ़ा ही सवाल जब रिपीट किया ना कि यार देखो आज बता दो मुझे, आज बता दो, कहीं मंगनी रही हो, कोई किसी से कोई अगर मामला आपके रहे हों तो आज बता दें, माफ़ कर दो, तलाक जिक्र नहीं, आज के बाद पता नहीं लगे मुझे। तो उसे गुस्से पर घूंघट उठा दिया, कहनी सारी गिनती भुला दी। तो ये अब मुझे बताएं कि क्या बात है? तो ये इस तरह की हम बातें करते नहीं, और वो चीज छोड़, ये मजाक, ये देख रहे, ये है मजाक, पायलट वाला जो था वो मुझे याद आ गया। नहीं लेकिन मुझे एक बात है, माजिद भाई को उन्होंने ना मौका दिया, माजिद जहांगीर जी को, ये जो शोज हो रहे हैं, तो अब क्या किया उन्होंने, माजिद जहांगीर एक बड़ा नाम 50-50 का, पीछे वो बैठे हुए जी। और उनके पंच ही नहीं आ रहे, उनके जुमले ही नहीं आ रहे, पूरा शो निकल जा रहा है 1 घंटे का, सारे यंग कॉमेडियंस बात कर रहे हैं, उनको मौका मिला, माजिद जहांगीर बैठा है और उनको मौका, तो इस तरह स्पॉइल करते रहे। तो आप इसकी बताएंगे बेहतर कैसे होता है। अब कॉमेडी हो रही है, मतलब कि आप शोज में इतने बड़े जो आर्टिस्ट को शुस्ता लेके कॉमेडी आए है, जो और आप महज़ब उनको कॉमेडी मौका ना करने दें वाले बोलने हैं। मैं बताऊं आपको, देखें अगर आप इस वक्त के मिजाज की बात कर रहे हैं, स्टैंड अप में, थिएटर की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, ओके? नहीं, थिएटर की टीवी बात शोज नहीं, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं जो स्टैंड अप हो रहा है, स्टैंड अप में इस वक्त ज्यादातर वो चल रहा है जो फेसबुक पे वन लाइनर्स आए हुए होते हैं, बहुत वो चल रहा है, इंस्टा पे चल रहा होता है, वही वहां से उठ जाता है, कॉपी हो जाता है, वो स्टेज पे पेस्ट हो जाता है। अब मुझे तो फिर कहाँ से क्रिएटिव कहाँ से आएगा? नहीं, और आपके ऊपर तलवार है कि जी आपको 30 सेकंड्स का कंटेंट देना है, 40 सेकंड का कंटेंट कहाँ से बनाएं? ये तो एक्सप्रेशन ही निकल जाता है 20 सेकंड का। मैं याद दिलाता हूँ मैम को, मैंने और नादिया ने 2021 में एक शो किया था, हमने मालम जब्बा हम गए थे, इनको याद होगा, और वहाँ पे कोई सिंगर नहीं था, ये थी और इनसे कुछ बातचीत थी, वो भी सेशन इनका तकरीबन 35-40 मिनट का बहुत अच्छा हुआ, इतनी ऑडियंस एंगेज, तकरीबन 500-700 लोग बैठे थे, कॉर्पोरेट शो था वो, और उसमें अकेला मैं था। इनके बाद मुझे बुलाया और मैंने परफॉर्म किया, कोई मेरे ख्याल से 25 मिनट या 30 मिनट मैंने परफॉर्म, और मैंने कोई जोक नहीं सुनाया था उधर, मैं सिर्फ लोगों से बात करता रहा, लोग भी रिसीव कर रहे थे मिजाह को, और फिर उसमें मैंने कुछ थोड़ा सा अंग्रेजी का वो सुना के, इतना कोई यादगार हो गया। देखें जब आप अच्छा मजाक करेंगे या अच्छी बात तंज़ो मिज़ा है ना, सटायर भी है उसके अंदर, या अच्छी बात करेंगे तो वो लोग लेके जाते हैं, सही बात, अपने साथ रखते हैं, बिल्कुल ऐसी। दोबारा सुनाएंगे तो हमने सुना था, वहाँ सुनाया था, लेकिन अगर आप कहीं से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे तो वो फिर कोई क्यों याद रखेगा? तो फिर भाई कुछ चीज बताएं जो आप मिस करते हैं सबसे ज्यादा, मोइन भाई की भी और वैसे भी अपने टाइम का, ये चीज़ अपनी मैं मिस करता हूँ, पता है वो अक्सर मेरे वालिद के भी दोस्त थे, वो 30 साल से उनके दोस्त थे, एजेसन में मेरे वालिद थे, और ये 12 मैं बता चुका हूँ ये किस्सा मोइन भाई। लेकिन एक चीज़ मैं आज पहली बार बता रहा हूँ ना, अक्सर मेरे घर कभी आते थे तो मेरा ना हाथ ऐसे उठा लेते थे, यूँ करते थे, अपना हाथ ना ऐसे करते थे, यूँ करके, यूँ। तो मैंने कहा क्या करते हैं आप? कह रहे यार तेरा हाथ में, अच्छा उनका हाथ जो था वो यहाँ पे आके, छोटा हाथ था और इतने से मतलब देहात था, तो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता था। यार तेरा हाथ बहुत बड़ा है, और मैंने सुना सखी लोगों के हाथ बहुत बड़े होते हैं, तेरा हाथ बड़ा है और तेरा पैर भी बड़ा है, तू हाथ से सखी है और पैर से तू गंवार है। सही है, क्या बात है मोइन भाई, अक्सर मेरा हाथ पकड़ लेते रहे। फैसल बहुत शुक्रिया वक्त दिया, बातें तो मोइन भाई की कितनी है ज़ाहिर हो सकती हैं, और वक्त हमारे पास कम है, तो शुक्रिया आप आए यहाँ पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आप लोगों से अब
बहुत जितना शुक्रगुजार हूँ आप लोगों ने इस काबिल समझा कि मुझे इतनी बड़ी हस्ती के लिए बुलाया। थैंक यू सो मच। मैं और हम इंशाल्लाह- आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, आपके फैंस आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और आपको देखना चाहते हैं। बिल्कुल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अनवर भाई से भी हम ये कहेंगे अपने प्लेटफॉर्म से कि कुछ लिखें भाई, कुछ लिखें अच्छा, और मजीद लिखें, आगे शोज लोग देखें, जो यंग जनरेशन है वो भी महसूस हो। फैसल भाई हाँ, मौजूद मतलब है, शायद और आपको भी लगे कि actors आपको हैं। जरूरत नहीं है, लेकिन हमें आपकी हमें जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है। अल्लाह सलामत रखे सबको, अनवर भाई को बहुत सलामत रखे क्योंकि एक ब्रेन है वो, अल्लाह ताला सलामत रखे। बेशक जी। ब्रेक एक लेते ब्रेक हैं, लेना हमने। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम थोड़ा सा नजर आए हेल्थ की बात करेंगे। हेल्थ इज वेल्थ। और मैं आपको बताऊं, सीधी बात है, एक हमारा बहाना है सबका कि मैं एक्सरसाइज नहीं करती या करता क्योंकि वक्त नहीं है, टाइम नहीं। जिम कौन जाए, घर आके हिम्मत नहीं होती। अच्छा, एक जगह तो हम सभी होते हैं जो मुझे लगता है कि जो एक टाइम मिल रहा होता है, मैंने भी उसका सोल्यूशन निकाला। मेरे से ये मसला है, वो है गाड़ी में जब आप होते हैं, ठीक है, और अगर खासतौर पे कोई और गाड़ी चला रहा हो। फिटनेस गाड़ी से हाँ, मैं मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा। आप ये कहना चाह रही है कि हम इस पे यकीन कर लें? नहीं, मैं बता रही हूँ, कहने का मतलब है कि आप ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ ट्रेनर, देयर इज अ वे, देयर इज अ वे। ये तो बात ठीक है, देयर इज अ वे। लेकिन यानी ये ऐसे है आसान अरे नहीं। सुनो तो ना, सुनो तो ना अच्छा, ज़ोएब। चलो। हुआ ये कि मैं कहा मुझे वक्त नहीं मिल रहा एक्सरसाइज करने का, तो मैं क्या करूँ। मैं सोचा कि जो मुझे 45-50 मिनट्स मिलते हैं गाड़ी में, व्हेन द ड्राइवर इज ड्राइविंग, तो मैं उस वक्त क्यों ना अपर बॉडी वर्कआउट कर लूँ। तो मैंने वेट्स रखे गाड़ी में, स्ट्रेच बैंड्स जो भी है वो। तो अब मैं वो सुबह वाला मेरा टाइम है कि मैं गाड़ी में एक्सरसाइज कर रही होती हूँ। यार कुछ तो करूँ ना, इसमें कोई हर्ज है? कम से कम देयर इज मूवमेंट। तो क्यों आप नहीं, ये तो नहीं कदर करेगा इस मेरे कहते हैं ना जीनियस आइडिया कि मैं खुद क्यों ना पूछूं ट्रेनर रिजवान अहमद से। रिजवान से ही ये बात क्या कर ले, है, बेहतर ही fitness है। expert रिजवान consultant। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ जी। हाँ, चलिए, ठीक। सॉरी आपने सलाम तो आया। किया, सलाम करें मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई हम अज्यूम करते हैं कि हमें सलाम किया गया है। ये तो गाड़ी में हो रहा है भाई, वर्कआउट। हाँ बताओ, कुछ में हर्ज है? क्या बात है? देखें, ये चलान ना हो जाए पहली बात। क्यों, सीट बेल्ट तो है। सीट बेल्ट है, बट इसलिए आप गाड़ी में चलें, ठीक है, आप मूव कर सकती हैं। आप गाड़ी में अकेले घूम रहे हैं, बाकी लोग जो है ना गाड़ी में भर भर के घूमते हैं, तो अगर ऐसे हाथ करेंगे तो अगला बंदा परेशान हो मेरी कोई मूवमेंट ऐसी नहीं है। सही मेरी है। सारी एक्सरसाइज जो मैं अच्छा, ऐसी। वेट्स ये हाँ। ये और सबसे अच्छी एक्सरसाइज करके देखिए आप, ये सही है। भाई क्या कहने, बस ये क्या तीन कहने? इसके सेट लगाती रहती हूँ। लेकिन अगर क्या फिर आपने इस चीज को ये कर लिया कि मैं तो ये एक्सरसाइज करूँ, उसके बाद मुझे जरूरत नहीं है, ऐसा फिर ही क्या है, होगा? ऐसा ही है। नहीं ऐसा नहीं, ये फिर वही ये बात है, गलत फिर हो जाएगा। बोलूं। जरूरत नहीं, मैं कहती ये चलो गलत हो जाएगा। चलो ये तो भाई, किया ये ना। fitness नहीं, कि ये फिर तो सब बोलेंगे नादिया खान ने नहीं, बोला है, उसके गाड़ी में बाद बैठ के मैं सिर्फ यूं करो आके बस। नहीं, हाँ। 5 जो है ना माले सीढ़ियां चढ़ती हूँ 2-3 दफा, ये करती हूँ फिर। नहीं मैं फिर बता lower रहा हूँ body कि ऐसी- exercise नहीं हो नहीं गई। ऐसी फिटनेस नहीं। रिजवान मत, इसके लिए क्या होता है नहीं, नादिया की जो पहले- फिटनेस है। पहले तो हम जिम सारे बंद करें, ठीक हाँ, है? यही मैं ठीक है, कह हम सारे जिम्स बंद कर रहे हैं, बिकॉज नादिया ने कह दिया अब आप जिम जा रहे हो, रास्ते में आप खाली 2-3 दफा यूं कर लें, and you are 2-3 done। दफा नहीं, हेलो, मैं 30-30 के चलो, 3 सेट 10-12 करती दफा। हूँ। ये बात नहीं है। नहीं, खैर, नहीं, fitness देखिए, में I पीछे thought you मेहनत will है। appreciate me। Yes. आप ये I'm क्यों very- नहीं कह At रही? least कुछ ना करने से I'm बेहतर है very कुछ hurt। करें। नहीं देखो ना, अपर बॉडी का गाड़ी में एक्सरसाइज होगी, लोअर बॉडी की यहाँ की सीढ़ियाँ चढ़ गई होगी। बस इतनी सी बात है। किस्तों में हो रहा है, आप ये लेकिन क्यों नहीं कह रहे? हमें इस बात पे ऑब्जेक्शन है, ये क्यों नहीं कह रहे कि भाई मेहनत है मेरी, हाँ। मैं एफर्ट कर रही हूँ, मैं सारे जिमिंग कर रही trying हूँ, to अपनी take हेल्थ का out ख्याल कर रही हूँ, time। तो हाँ, ये है। अगर time अभी कम है हम तो कर तो रही हूँ अभी ना हम किसी तरह। पेल्विक बोन की बात कर रहे हैं भाई। यस, पेल्विक टिल्ट जो सबसे ये ज्यादा पता है कॉमन क्या? इश्यूज है। सोशल मीडिया पे बार बार आप ये देख रहे होंगे, वीडियो आपके आ रही होगी फीड में, कि अगर कोई लड़का है स्मार्ट, यंग, जवान, जो भी, लेकिन एक पोस्चर उसका खास है जिसमें उसको पेट नजर आ रहा है, तो उसको कहते हैं कि जी पेल्विक टिल्ट है और इसको आप फिक्स कर सकते हैं। मैंने Yes. कुछ 1 महीने से पहले, आज तक ये बला क्या है मैंने कभी नहीं सुना सही था। है। अब इट्स ऑन माय फीड कॉन्स्टेंटली। यस, ये क्या है? ये क्या है? देखिए, पेल्विक टिल्ट बेसिकली एक कॉमन इशू है, कॉमन कॉज है, और खास तौर पे ये डेस्क बाउंड जॉब जितने भी लोग होते हैं जो पूरा पूरा दिन बैठे रहते हैं और उनकी एक्टिविटीज नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से ये कॉमन इशू बन के फिर ये एक बीमारी की सूरत इख्तियार कर रहे थे, विच इज थोरैसिक है क्या? पहले तो समझाए ना, ये है काइफोसिस क्या? होता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग जो है ग्रैंड पेरेंट्स हमारे जो पहले के काफी वो थोड़े से इस फॉर्म में कब आ Youngsters जाता है? भी हाँ, हैं। कब आ काइफोसिस जाता हो है? जाते थे। उसकी असल यही वजह है कि वो अपनी लैक ऑफ एक्टिविटीज में और उसको अपने जो पोस्चर को अपना एनालाइसिस नहीं कर। खास तौर पे जैसे हम लोग अभी इस चेयर पे बैठे हैं, अब इस चेयर पे कुछ लोग जो ना एक बड़ा रिलैक्स मोड होता है, जैसे हम हो जाते हैं, Yes, ऐसे ऐसे हो ठीक है, जाते हैं। ये रिलैक्स मोड में चलेगा, और जबकि नॉर्मली आपको बिल्कुल एक्टिव शोल्डर बैठना चाहिए, आपका पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए।
बस ठीक ही है। और पोस्चर एनालिसिस बकायदा होता है, ये आपका एक अच्छा ट्रेनर या फिर एक फिजियोथेरेपिस्ट कर सकता है कि आपको आपकी पोस्चर एनालिसिस बताए कि आपका पेल्विक टिल्ट है और इंटीरियर है या पोस्टीरियर है या आपका स्वाब बैक है। पेल्विक बहुत सारे टिल्ट से आपकी डाइट वाइट का ताल्लुक नहीं, अगर आपका ये टिल्ट है तो फिर ये निकलेगा आपका टमी। ज्यादातर लोग ना, जैसे कुछ लोगों का पेट बाहर होता है हाँ। काफी ना, वो पेट नहीं होगा, वो पोस्चर होगा। वो ये posture जो की समझाना वजह से मैं होता चाह है। रही हूँ कि ये पेल्विक टिल्ट कैन बी फिक्स्ड Yes. और ये यंगस्टर्स में भी होता है Yes. और उसको वो बता रहे हैं कि आपका बेटा पेट नहीं निकला हुआ कि Yes. मैं आप डाइटिंग वो एक शुरू कर पूरी दो, पीछे से अगर abs बोन आपकी करने वो शुरू आगे कर है दो। तो जिसकी वजह से आपके एब्डोमेन मसल ज्यादा बाहर हाँ, है। ये पेल्विक टिल्ट है, ये पेट नहीं है। और इसका एक और भी मसला होता है कि कुछ लोगों का मसल इम्बैलेंस होता है कि कुछ लोगों के मसल जो है ना, जैसे आगे की तरफ वो ज्यादा ट्रेन करें, पीछे नहीं करते। इसलिए हम ट्रेनिंग साइड में ना, अगर इसको बोलते हैं एग्नेस और एंटैगनेस मसल, यानी कि अगर आप फ्रंट को ट्रेन करें तो आपको बैक को भी ट्रेन करना पड़ेगा। इसी तरह जैसे हम लेग्स को करते हैं तो शोल्डर को भी करते हैं, तो फ्रंट और बैक दोनों को करेंगे तब जाके आपकी जो बैक मसल है वो भी स्ट्रांग होंगे। तो अक्सर लोग करते क्या है गलती कि वो सिर्फ और सिर्फ एक मसल को ट्रेन करें। लेट्स सपोज बहुत सारी हमारी खवातीन जो कि बोलती हैं कि पेट निकला हुआ तो पेट की एक्सरसाइज करेंगे, जितना ज़्यादा क्रंचेस करेंगे उतना ज़्यादा हम जो है ना पेट हमारा सही होगा। जबकि क्रंचेस से आपके सिक्स पैक्स नहीं बनेंगे, ना वो आपका फैट कम होगा। वो सारी चीज़ें आपकी कैलोरी डेफिसिट से, और फिर उसके बाद आपका जो आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, कितनी खा रहे हैं, कितनी बर्न कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों पे। तो यानी फिर पेल्विक टिल्ट होगा तो फिर आपका जाहिर है बॉडी पोस्चर एक तो खराब, बॉडी कपड़े आप पे बिल्कुल बुरे लगेंगे, बहुत young फिर आपके age ये में। मसल कमजोर होते जाएंगे। बिल्कुल। आप किसी भी इंसान को और यंगस्टर्स में है। अच्छे कपड़े पहन के अगर उस इंसान का अगर वो पोस्चर ही यूं करके बैठा हुआ है तो आपको कैसे वो अच्छा लगेगा। तो पोस्चर सबसे पहली आपकी पर्सनालिटी होती है। खास तौर पे उन लोगों को देखा जाता है कि अपने पोस्चर पे कितना काम किया हुआ, उसके बाद कपड़े वो खुद ब खुद अच्छे लगना शुरू होता है। अच्छा, एक तो आपने जो बताया ना ये पोस्चर, इसमें तो जब मैं ऐसे कोई हुआ तो पेट तो अंदर चला गया, शोल्डर्स हंच कर गए, लेकिन shoulders. जो मैंने वीडियोस देखी उसमें पेट बाहर होता है और आप पीछे की तरफ यस, होंगे। वो पोस्टीरियर होता है। एक एंटीरियर है और एक पोस्टीरियर लेकिन है। दोनों पेल्विक टिल्ट ही हैं। हाँ, पेल्विक टिल्ट है, लेकिन मोस्टली कॉमन इश्यूज जो है वो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है। कॉन्वेक्स कॉनकेव, वो आगे की तरफ, आगे yes. की तरफ। और आप अपना जो हिप है ना वो आपकी बिल्कुल पीछे की तरफ निकला होता है इस तरह से। सही। तो ये अलग ही कुछ, ये तो अलग ही तरीका है। हाँ, काफी लोग जो इसके ऊपर मेहनत भी करते हैं, मेहनत काफी करते हैं। आजकल नहीं, ये रील्स अच्छा, पे तो ये ये सही खुद ही हो बात रहा अब है। मेरे बेटे को लोग मैंने कहते हैं देखा तुम्हारी हेल्थ है, तुम्हारी हाइट इतनी ज्यादा है ना इसलिए तुम हंच कर रहे हो, ऐसे नॉर्मल है। कैसे नॉर्मल है? मैं कहा, और fix इसका है। बकायदा नहीं, अच्छा, हंच के अलावा एक इसके अदर वे आउट भी है, वो जो कहा ना आपने कि थोड़ा अकड़ के चल रहे हैं हाँ, वो कुछ लोग होता है कि वो इस फॉर्म में चलते हैं। और हिप्स बाहर निकाल रहे यस हैं। यस यस यस। तो ये क्या फॉर्म है? ये आजकल में रील जब से आई ना तो उसकी वजह से ज्यादा हो गया कि वो थोड़ा सा ना इस फॉर्म में आ जाते हैं ना, तो इस फॉर्म में क्या होता है कि आपको स्वैग आ posture- जाएगा, वो समय हाँ। स्वैग है ये। तो जबकि वो अगर साइड एंगल से देखा है तो एक कम्प्लीटली गलत फॉर्म है, Disproportionate जिसको बकायदा अगर पोस्चर एनालिसिस करें तो एक इंसान को खड़ा किया जाता है, उसके बाद एक पूरी एक टेप रखी जाती है और उसके बाद बताया जाता है कि आपका शोल्डर इतना आगे है, आपका हेड बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल स्पाइन रहनी चाहिए, आपका हिप बहुत ज़्यादा अगर बाहर है तो आपको इन सारी चीज़ों की स्ट्रेचेस करनी पड़ेगी, ये सारे वर्कआउट करने पड़ेंगे। अच्छा, और स्ट्रेचेस वगैरह हैं मैंने इसकी सारी जो चीज़ें। सबसे अजीब वॉक और पोस्चर देखा ना, वो जो कि टीवी पे बड़ा हैंडसम सबको लगते हैं, लेकिन जब मैंने देखा रियल लाइफ में वो तो सलमान खान बॉलीवुड का। अच्छा, वो ये क्योंकि हम साथ एक इवेंट पे थे और मैं उनको देख रही थी, एक तो वो ऐसे खड़े होते हैं और उसका ना ऐसे Wings ये बहुत बंद बना लिए नहीं उन्होंने। होता, Yes, ये वो इस बंद तरह नहीं से होता, हमेशा ही वाज होता है। वॉकिंग लाइक दिस। और मैंने कहा ये अच्छा, Abnormal फिर उनके posture। भाई का भी ये मसला, दूसरे वाले का जो छोटा सुहेल खान, और मैं जब मिले भी तो ऐसे थे और वो ये बाजू बंद नहीं असल हो में रहे उनके थे। बाजू विंग्स और बहुत जब बना वो असल चलते में भी होता चलते है कि भी है हाँ। ना तो वो सलमान खान चलते भी है तो ऐसे Yes. ऐसे बाजू होते हैं। क्योंकि ये क्या है? वो जो बैक हम ट्रेन करते हैं ना, तो आपका एक पोस्चर जो बैक वाला जो बोन है ना वो इस तरह से आपकी स्कैपुला आपको V-shape, बाहर आता है, हाँ। वी शेप क्रिएट कर देता है। तो बॉडी बिल्डर्स को कभी आपने देखा होगा ना, तो बॉडी बिल्डर्स को अक्सर लोग बोलते हैं ये ऐसे चौड़े में क्यों चलते हैं, वो चौड़े में नहीं चलते, उनका पोस्चर जो है ना, नहीं सकते वैसे। बैक पोस्चर इतना बड़ा होता है, स्कैपुला उनका इतना बड़ा जो होता है पूरे एक वी टेपर शेप में आ जाता है। तो उसकी वजह से उनकी जो मूवमेंट है, अब खास तौर पे जैसे मतलब स्पोर्ट्समैन यहाँ गैप नहीं है, यहाँ कुछ हाँ, उनको अब जैसे मसल मैराथन है। रनर्स होते हैं वो क्यों इतना तेज भागते हैं, बिकॉज उनके पास यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो अपनी बैक को ट्रेन नहीं करते, वो अपना बिल्कुल Aerodynamics सीधा का ज़ाहिर है भागते वहाँ। हैं। अदरवाइज वो इस फॉर्म में भागेंगे तो उनका पोस्चर एनालिसिस खराब हो जाएगा। अच्छा, मुझे बताइए रोनाल्डो इतना हैंडसम क्यों? बिकॉज रोनाल्डो है। मैं देख कभी जिंदगी में मुझे नाम कभी नहीं पता था, ये तो मेरे बेटे की वजह से मैं हर वक्त उसकी वो देखती रहती हूँ फीड, जो किनू देख रहा होता है। वैसे वाकई माशाल्लाह बड़ा ही हैंडसम
और उसकी बहुत अच्छी फिजिक है और कुछ एबनॉर्मल है ही नहीं, उसकी चाल, पोस्चर, आर्म, चीजें, ऐसा हर कुछ चीज भी नहीं है। क्योंकि He वो is उस तरह से perfect. ट्रेन करते हैं, वो अपने आप को ट्रेन इस तरह करते हैं, वो कभी भी अपनी बैक को ज्यादा ट्रेन नहीं करेगा। दे आर मोर फोकस ऑन देयर लेग्स, बिकॉज वो अपने लेग्स को ट्रेन करते हैं कि उनको भागना ज्यादा है। थाइज और काफ। Yes. हाँ, आप किसी भी फुटबॉलर्स को देख लें, जब वो स्ट्रेच भी करते हैं ना, उनकी काफ मसल स्ट्रेच, हर चीज आपको निकल के बाहर आ रही होती है, बिकॉज वो अपने लेग्स को ट्रेन करें। तो गाड़ी में जब हम टायर नए डालते हैं ना, गाड़ी ज्यादा लंबी चलती है। इसी तरह से स्ट्रेंथ आप ट्रेनिंग गाड़ी की बात ना करें, मुझे लग रहा है आप मेरे पे कोई पॉइंट खबरदार, तुमने भी गाड़ी की बात नहीं करनी। लेकिन मैं आई आज, मैंने कहा मुझे इतने अच्छा आज ना तारीफ होगी, एप्रिसिएशन मिलेगी, मुझे सिर्फ मायूसी मिली आज के शो में। क्योंकि ना, ये आप एक्सक्यूज दे दी कि मेरे पास टाइम नहीं, मैं गाड़ी में नादिया, गया। टाइम की बात नहीं, मैंने कहा कि नहीं। मेरे पास एक टाइम होता है, मैं ऐसे बैठी होती हूँ तो मैं या मैं फोन पे या ये नहीं, बेहतर होता है आप कहती वो भी कर लेती हूँ मैं, आप कहती मैं वो भी कर लेती हूँ, लेकिन आपने ऐसे बताया कि मैं वही करती हूँ। नहीं, मैंने सुबह ये मैंने बनाया हुआ रूटीन कि अब मैं जब ड्राइवर गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं कह रही हूँ कि उस टाइम में क्यों ना थोड़ी सी वर्कआउट। अच्छा, जो भी आप लेकिन वो range of motion पूरी नहीं आप होगी ना। बहुत अच्छी लग रही है, जो भी है ये जबरदस्त लग रही है। आपने अपनी हेल्थ का ख्याल किया। अगर और आप बहुत मेरे अच्छी लग रही प्राइवेट ट्रेनर होते ना, अभी तो मैं बिल्कुल आपसे कल से कुछ ट्रेनिंग ही ना कराती। मैं कभी भी ऐसी चीज रिकमेंड नहीं करता। है। इस बार बहुत शुक्रिया यार, एक Thank बार you so फिर much. आप आए पर, और बड़े मजे की बातें हुई। जी जनाब, तो ये हमने कहा था, सिर्फ आप तो एकदम इनसे ऐसे ही ब्रेक ले लो। ब्रेक ले लो, मैं तो बात ही नहीं कर रही बस हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक अपना भी नहीं है, क्लोजिंग करनी है, हम ही करेंगे। शो ही बस शो का वक्त खत्म हो गया है, साइन ऑफ। फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। नादिया और ज़ुहैब को इजाजत दीजिए, फीडबैक देते रहिएगा, राइजर चैनल रहिए। क्यों ना करें।